ओम शांति। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। और जैसा कि हमने कल भी शुरू किया कि जब भी हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो क्या होता है, परमात्मा याद के साथ जब हम शुरू करते हैं, सुप्रीम एनर्जी के साथ जब हम शुरू करते हैं और अपने माइंड को एम्पावर करके जब शुरू करते हैं तो क्या होता है, चीजें ज्यादा अच्छे से रजिस्टर होती हैं हमारे मन में। और जिस लक्ष्य से हम बैठे हैं वो लक्ष्य पूरा होता दिखाई देता है। Am I right और रॉन्ग? है ना? क्या समझते हैं आप सब, ये सही बात है? तो चलिए, हम सभी पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। कल जो अभ्यास बताए गए थे किसी ने फिर से ट्राई किए? आप सब ने ट्राई किया उसके मेडिटेशन को, या दोबारा से जो कुछ आपने नोट किया उससे आप गो थ्रू हुए? नहीं? देखिए, याद रखना, मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा आज मेडिटेशन कराने से पहले या पूरे कोर्स के दौरान। जैसे स्कूल में भी वही बच्चे टॉपर्स बनते थे जो बच्चे पहले अपने सब्जेक्ट को पढ़ के आते थे, फिर आकर स्कूल में पढ़ते थे टीचर से, और फिर घर जाकर के रिवाइज करते थे खुद से। सो उन्हें कभी भी अपने सब्जेक्ट में चैलेंज नहीं आता, क्योंकि मैं खुद एक फिजिक्स लेक्चरर रहा हूँ 14 सालों तक। तो इसलिए मैं एजुकेशन पैटर्न के हिसाब से आपको बता सकता हूँ। पढ़ाई भी हमने खूब की है और पढ़ाया भी बहुत है। तो हमने हमेशा ये पाया है कि जो अपने सब्जेक्ट को, पुराने सब्जेक्ट को दोहरा करके आता है और पहले से थोड़ी सी अपने एक माइंडसेट लेके आता है, फिर जब टीचर पढ़ाता है तो पूरे अनुशासन और एकाग्रता से पढ़ता है, और उसके बाद घर जाकर जो पढ़ाया जाता है एक बार रिवाइज जरूर करता है। तो उससे क्या मिलता है उसको? तो बहुत अच्छी तरीके से वो चीज अंडरस्टैंड होती है। यदि आप सचमुच में उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स ने आपको आपकी लाइफ में कहीं भी परेशान कर रखा है, तो बस एक अनुशासन का ध्यान रखें, और अनुशासन के साथ दूसरा क्या ध्यान रखना है हमें? रिवाइज हम जरूर करें, क्योंकि रिवीजन इज अ की टू सक्सेस। चलिए, तो अभी हम शुरू करते हैं। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, एकदम एकाग्र हो जाए, सीधा बैठ जाए और बिल्कुल ऐसा महसूस करें, सब पूरा केंद्र बिंदु अपने मस्तक को बना लें। जैसा कल हमने समझा कि जैसे कोई भी कार होती है, जब हम उसे ड्राइव करते हैं तो उसे ड्राइव करते समय हम सबसे आगे की सीट पर बैठते हैं, तभी कार के सारे सिस्टम हमारे कंट्रोल में होते हैं। ऐसे ही ड्राइवर बनकर अपने मस्तक में बैठ जाए। कल जैसे हमने समझा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, बल्कि इस शरीर को चलाने वाली एक पवित्र शक्ति आत्मा हूं, और जब तक मैं आत्मा मस्तक में हूं तभी तक इन आंखों में रोशनी है, कानों में सुनने की शक्ति है, मुख में आवाज है, तो अभी मेरे सोचने की शक्ति, मेरे समझने की शक्ति, अर्थात मेरे मन बुद्धि, मेरे शरीर की सभी कर्मेंद्रियों को प्रयोग करते हैं। तो अभी ऐसा महसूस करें कि जैसे मस्तक से मुझ आत्मा की शक्ति निकलकर शरीर के रोम रोम में समा रही है और इस शरीर को जीवन दे रही है। इसे फील करें। एक एक सेल में लाइफ है जब तक कि मैं आत्मा मस्तक में विराजमान हूं। मस्तक को एकदम पावर हाउस मान लें, यहां से ही पूरे शरीर का संचालन होता है। सोच के देखें, चिंतन करें। मन संकल्प करता है
कुछ भी कर्म करने से पहले, फिर उस पर बुद्धि निर्णय देती है। तभी हमारी कर्म इंद्रियां उसे फॉलो करती हैं। अंदर ही अंदर देखिए ध्यान से। पहले आपको मन में विचार आया, आपकी बुद्धि ने उस पर निर्णय लिया, तभी आपकी कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं। तो अभी महसूस करें कि आपने आदेश दिया पैरों से, अपने पैरों के नीचे महसूस करें जैसे एक बहुत ही शक्तिशाली लाइट नीचे से ऊपर चल रही है। अपने शरीर में पैरों से लाइट को ऊपर आता हुआ महसूस करें, जैसे कि थर्मामीटर में पारा चढ़ता है। बिल्कुल ऐसा मान लें अपने शरीर को कि आपका शरीर थर्मामीटर की तरह है और नीचे से एक वाइट लाइट ऊर्जा के रूप में ऊपर चल रही है, पैरों से पेट की ओर, पेट से चेस्ट की ओर, गर्दन की ओर, और फिर अपने मस्तक में देखें। पूरी ऊर्जा मस्तक में आकर इकट्ठी हो गई और एकाग्र हो जाए। आंखें बंद कर सकते हैं और अपने शरीर की पूरी ऊर्जा को अपने ब्रेन के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, यहाँ महसूस करें जैसे कोई दीपक जग रहा हो, जैसे कि कोई लाइट जग रही हो। बहुत ध्यान से, कोई हलचल नहीं, जरा सा भी हिलना नहीं है। अपनी कर्मेंद्रियों को बिल्कुल स्थिर कर दें और पूरा ध्यान अपने मस्तक पे ले जाएं और बिल्कुल देखें जैसे कि पूरे शरीर की ऊर्जा मस्तक में आकर इकट्ठी हो गई है। एकदम शांत महसूस करें, सारी कर्मेंद्रियां शांत हो, मन भी शांत है, बुद्धि भी शांत है। कोई हलचल नहीं है, कोई भी तनाव नहीं है शरीर में। मन में भी पूरी तरह निश्चिंतता है। अब महसूस करें कि फिर से लाइट मस्तक से निकल रही है और पूरे शरीर में फैलने लगी। जैसे बल्ब की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही है, ऐसे ही अपने मस्तक से निकलने वाली लाइट को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। अब ऊपर से एक सफेद लाइट को अंदर ही अंदर पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें और खुद को विचार दें कि ये लाइट मेरे शरीर की सभी बीमारियों को नष्ट कर रही है। लाइट ऊपर से नीचे चल रही है। पहले पूरे ब्रेन की बीमारियां खत्म, चेहरे की, आंखों की रोशनी अच्छी, गर्दन से संबंधित सब बीमारियां खत्म। बिल्कुल महसूस कर लें कि ये रोशनी सब कुछ करने में सक्षम है, क्योंकि ये रोशनी मेरे शरीर का जीवन है। अगर ये रोशनी शरीर से निकल गई तो ये शरीर डेड हो जाएगा। इसलिए ये सारे शरीर की हीलिंग कर सकती है। महसूस करते जाएं, कंधे, हाथ, अपने हृदय पे डालें इस लाइट को। महसूस करें कि मेरे हृदय की धड़कनें बिल्कुल अच्छी हो गई हैं। चाहे कोलेस्ट्रॉल है, चाहे बीपी है, सब खत्म हो रहा है। एवरीथिंग मैनेज्ड। नीचे जाते जाएं। मेरा डाइजेशन सिस्टम पे काम कर रही है लाइट, एकदम परफेक्ट हो गया डाइजेशन सिस्टम। सारी गंदगी को खींच के ले जा रही है लाइट, जलाती जा रही है। नीचे मूलाधार चक्र से होते हुए
पैरों में जा रहे हैं। अब अपने ब्लड की एक एक नस में इस लाइट को फ्लो होता हुआ देखें। हर वेसल, हर नस नस में ये लाइट फ्लो कर रही है और पूरा ब्लड एकदम परफेक्ट हो गया है, जैसा कि मेरे जन्म के समय था। आज मेरा पूरा तन मन नया हो गया है, ये स्वीकार कर रहे हैं। फील रिलैक्स, स्वस्थ, संतुष्ट, निश्चिंत। ओम शांति। रिलैक्स हो जाएं। अभी हम आगे चलेंगे क्योंकि हम सेल्फ रियलाइजेशन पे भी चल रहे थे, तो सेल्फ रियलाइजेशन को ही अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में हम लेके जाएंगे टिल सुप्रीम रियलाइजेशन, क्योंकि हम थोड़ा सा इन दो रियलाइजेशंस को बहुत गहराई से कवर करेंगे, क्योंकि ये दो कनेक्टिविटी गहरी क्लियर हो गई है ना, तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो हमारा क्लियर होगा और एनर्जी उस कनेक्शन से आती है, जो हमारे बीच का कनेक्शन होता है। जैसे मैं बहुत बहुत सिंपल फॉर्मेट के आज आपको एग्जांपल दूंगा जिसको आप अपने चिंतन से समझ पाएंगे। जैसे देखिए, मैं अगर कहीं अभी आपके सामने कुछ शब्द दोहराऊंगा और आप देखेंगे उन शब्दों के दोहराते ही आपकी मेमोरी उन शब्दों के बेनिफिट और लॉसेस आपको फील कराना शुरू कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ रसगुल्ला, जैसे मैं बोलूंगा तो जिनको बहुत पसंद होगा रसगुल्ला, तुरंत ही आप देखना उनके मुख में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा नाम सुनते। अगर मैं बोलता हूँ कटा हुआ नींबू आपकी जीभ पर निचोड़ दिया गया, आप देखो जिसको भी नींबू का टेस्ट सेंसेशन होगा तुरंत ही आपका मन और बुद्धि रिफ्लेक्ट करेगा, और जैसे आपकी पूरी बॉडी में ना वो खट्टास आप अभी फील कर लेंगे, जबकि नींबू वहां पर नहीं है, नींबू इज नॉट देयर। ऐसा होता है नहीं होता? अभी जो भी चीज मैं शब्द में बोलूंगा वो आ जाएगा। ऐसे ही अपने हीरोज को सोचिए आप। मैं कुछ जो शब्द बोला बहुत प्रैक्टिकलिटी पे बात करूंगा अभी आपको। आज कुछ ना, ये सेशन बड़ा ही प्रैक्टिकल रहने वाला है। ये सेशन ऐसा रहने वाला है जो आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे, आप उस कॉन्शियसनेस को जो कल आपने सीखी है, कैसे सेल्फ की राइट कॉन्शियसनेस आपको हेल्प करती है आपकी लाइफ को लीड करने में। आज हम थोड़ा सा इस सेशन को इस प्रैक्टिकलिटी की ओर लेकर के जाने वाले हैं। सो आप सब तैयार हैं? हाँ, सब चाहते हैं? आर यू रेडी? है ना? तो जो नॉलेज, क्योंकि क्या है, हम सीख तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन सीखे हुए का अगर एप्लीकेशन हमें नहीं आता है तो सीखे हुए का कोई फायदा नहीं होता है। सो आज हम उस पूरे सीखे हुए को आपको अप्लाई करने के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे आप अपने हीरोज के बारे में सोचो, जिस भी मैं हीरो का नाम कोई भी लूंगा, जिसे भी आप मानते हो, चाहे रियल लाइफ हीरो हो चाहे रियल लाइफ हीरोज हो, है ना? अगर आप मूवीज देखते हैं, आप नाटक देखते हैं, अगर आपके पसंदीदा हीरो का नाम लेते ही आप देखो यू फील एकदम से आप उसके बारे में बात करने लग जाएंगे, आप उसके बारे में एक्साइटेड हो जाएंगे, आप उसके बारे में अच्छाइयां बुराइयां सोचने लग जाएंगे। ऐसा होता है नहीं होता? हाँ, ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ महात्मा गांधी शब्द मैं आपके सामने बोलूं, है ना, मदर टेरेसा शब्द बोलूं, विवेकानंद जी शब्द बोलूं, दयानंद सरस्वती जी मैं एक शब्द बोलूं, माँ दुर्गा शब्द बोलूं मैं, या श्री राम शब्द बोलूं मैं, श्री हनुमान बोलूं, श्री गणेश बोलूं, मैं जो भी नाम बोलूंगा ना, वो नाम बोलते ही अगर आप उस नाम से एसोसिएटेड हैं तो तुरंत ही देखना आपकी सारी भावनाएं जागृत हो जाती है। हाँ या ना? यू विल कनेक्ट इमीडिएटली। ये बात सही है या गलत? जैसे आपके संबंधों में भी देखो, किसी को अपने पुत्र से बहुत प्यार है तो उसके पुत्र का नाम लेते ही सारी भावनाएं तुरंत हर जगह से हट जाएंगी और पुत्र पर शिफ्ट हो जाएंगी, यदि पुत्र कहीं दूरी पर। किसी को कोई मित्र का नाम ले दिया जाए, किसी पुराने मित्र का जो बहुत उसे पसंद हो, उसका नाम लेते देखो सारा रिकॉल, आपका माइंडसेट तुरंत वहां ही पहुंच जाता है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि कॉन्शियसनेस ही आपके जीवन को चलाती है। कैसे, इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यदि मेरे हाथ में किसी ने चाकू दे दिया है, आई हैव अ नाइफ,
क्या वो नाइफ डिसाइड कर सकता है कि उसे इंसान को काटना है या सब्जी को या फल को? क्या वो नाइफ, क्या चाकू डिसाइड कर सकता है कि उसे कुछ ऐसा करना है? हाँ या ना? आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे? नहीं कर सकता ना। लेट्स से कि मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये पेन डिसाइड नहीं कर सकता कि इसे क्या लिखना है। दिस इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। ये डिसाइड नहीं करता है। क्या ये हाथ डिसाइड कर सकता है कि क्या लिखना है नहीं लिखना? बहुत ध्यान सुनेगा, आपका जीवन बदल जाएगा इतनी सी कॉन्शियसनेस समझने से। क्या ये हाथ डिसाइड करता है ना? कहते जी मेरा हाथ उठ गया, क्या हाथ बिना आज्ञा के उठ सकता है? अभी हाथ नीचे रखा, ये उठ के दिखाए मेरी आज्ञा के बिना। तो मैं वो कौन हूं जो इसे आज्ञा दे रहा है? मैं वो कौन हूं जो लिखने के लिए पेन से कह रहा है? पेन जिस शब्द को लिखेगा वो शब्द पेन नहीं चुन सकता, मेरा हाथ नहीं चुन सकता, मेरा कंधा नहीं चुन सकता, इवन देन मेरा ब्रेन भी नहीं चुन सकता। ब्रेन ट्रांसप्लांट हो जाता है, ब्रेन ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन बुद्धि ट्रांसप्लांट नहीं होती, मन ट्रांसप्लांट नहीं होता। ब्रेन इस शरीर का हिस्सा है, ये हार्डवेयर है, लेकिन इस ब्रेन हार्डवेयर के अंदर चलने वाली है ना जो शक्ति है, जो बुद्धि है, वो आत्मा का हिस्सा है, चैतन्य है। जैसे आपका मोबाइल फोन लाखों रुपए का आता होगा, लेकिन उसमें पड़ने वाली सिम मात्र 20-25 रुपए की आती है, परंतु उस 20-25 रुपए की सिम के बिना आपके लाखों रुपए का फोन जीरो है, नो यूज। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? चाहे वो सिम चाहिए, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, कुछ भी चीज से उसको चलाना पड़ेगा, बट यू नीड अ कनेक्शन विद समथिंग, और जो बहुत कम पैसे में आएगी। और मैं छोटी चीज बताता हूं, मैं आपको थोड़ी सी कुछ ऐसे एहसास कराना चाहता हूं। ये एहसास आपको हो गए तो आपको समझ आ जाएगा, आप जिन चीजों का सोच रहे हैं कि वे कारण हैं आपकी जिंदगी के तनाव और दुखों के, प्यारे भाई बहनों ऐसा नहीं है। आपके दुखों के, चिंताओं के, बीमारियों के कारण वो नहीं है जो आपको दिख रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपकी कार लाखों की भी हो सकती है, करोड़ों की भी हो सकती है, लेकिन वो कार आपको आपकी यात्रा नहीं करा सकती एक चीज के बिना जो फ्री में मिलती है, जिसका नाम होता है हवा। आप चेक करके देखो, अगर आपके टायरों में जो पेट्रोल पंप पे फ्री में, पेट्रोल पैसों से पड़ता है और हवा फ्री में पड़ती है, लेकिन आपके चारों टायरों में आप हवा मत डलवाइएगा। आपकी करोड़ों की कार डब्बा रहेगी, कहीं लेकर नहीं जा सकती। एम आई राइट और रॉन्ग? आपके घर के अंदर खूबसूरत लाइट लगवा लीजिए आप इंटीरियर में, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ पैसे यूनिट वाली वो बिजली नहीं आ रही होगी, तो आपकी वो लाइट किसी काम की नहीं है। आप लाखों रुपए के एसीज लगवा लीजिए, लेकिन वो एयर कंडीशन बिना उस इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल नहीं है जो कुछ पैसों में आपकी उस चीज को रन करने के लिए, पावर देने के लिए चाहिए। हाँ या ना? इस बात से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जिंदगी उस साधन और सुविधा से नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। जिंदगी उससे है जो उसको चलने की शक्ति देती है, अर्थात ना दिखने वाली शक्ति ही जीवन है। अदृश्य शक्तियों को सही से समझना, उन्हें सही से चलाना ही जीवन जीने की कला है। इसका मतलब साफ हो गया, यदि मैं मेरे मन और बुद्धि का सही से ध्यान कर लूं, मैं अपनी संस्कार आदतों का सही से ध्यान कर लूं, मेरे अंदर क्या जानकारियां जा रही हैं उनका सही से ध्यान कर लूं, तो निश्चित रूप से बाहर की सारी दुनिया मेरी बदल जाएगी। अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया है, बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या महसूस करते हैं? परंतु प्रॉब्लम क्या हो गई है, हम सभी के सभी बाहर की दुनिया को सुधारने में लग जाते हैं, और वो कभी सुधरती नहीं, क्योंकि वो तो तब तक सुधरेगी नहीं जब तक कि अंदर की सुधरेगी। बीज ना बदला तो फल कभी नहीं बदलेगा। अब मैं ये चीज आपको कुछ पहले स्लाइड्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, और फिर बाद में मैं आपको और भी गहराई की तरफ आज लेकर के जाऊंगा, प्रैक्टिकल अवेयरनेस के थ्रू। इवन देन कैसे केवल आत्मा का रियलाइजेशन होने मात्र से कि आप ये शरीर नहीं, बल्कि शरीर को चलाने वाली शक्ति चैतन्य आत्मा है। ये शरीर तो जब मृत्यु के बाद या तो यहाँ गाड़ दिया जाएगा या तो जला दिया जाएगा, आपके साथ क्या जाएगा?
मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा ताकि आपको और गहराई से मेरी बात थोड़ी समझ में आए, किस चीज का ध्यान रखना जरूरी है जिसका कि हम सारे जीवन रखते नहीं हैं। एक व्यक्ति था, उसके 4 मित्र थे और बहुत ही प्यारे मित्र थे उसके। हाँ, कोई पूछ रहे हैं कि बाहर की दुनिया इतना असर क्यों करती है, सब जवाब आपको मिल जाएंगे कि क्यों असर करती है। क्योंकि जिसको हम वैल्यू देते हैं वही हमें असर करता है। आई विल कम इन डिटेल, चिंता ना करें, आपके सब सवालों के उत्तर मिलेंगे आप इन सेशंस के दौरान मिल जाएंगे। नहीं तो चाहे लास्ट में हमें आपके लिए कितना भी समय देना पड़े, हम आपको क्वेश्चन आंसर का ही समय देंगे। इसलिए सवालों की बलि अपनी भावनाओं को चढ़ने मत देना, बस पेशेंस रखिए, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। तनाव ना लें, सुख से बैठे रहें, बहुत अच्छा भी होने वाला है। तो जो कहानी है, ये कहानी आपको बहुत आनंद देने वाली है। 4 दोस्त थे एक व्यक्ति के और चारों से बहुत प्यारे थे, जिनके लिए सारी जिंदगी उसने सब कुछ किया। जिसमें से पहला मित्र था जिसके लिए तो उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो पाप कर रहा है पुण्य कर रहा है, बस करता चला गया। दूसरों के लिए भी कभी नहीं सोचा, उनके लिए भी बहुत कुछ किया, तीसरों के लिए भी बहुत कुछ किया। चौथे को वो ऐसे ही समझता था, एवं ही फ्रेंड। 3 के लिए बहुत कुछ करता था, लेकिन चौथे के लिए बहुत कुछ खास नहीं करता था। सोचता था चल ठीक है, तो मतलबी, उसको वो मतलबी समझता था एक तरीके से। बट हुआ क्या, अब झूठे इल्जाम में फंस गया। तो पहले मित्र से कहा, जो उसका सबसे करीबी मित्र था, क्या तुम मेरे प्रति गवाही दोगे? उसने तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है। उसने किया और मना कर दिया। उसे बड़ा लगा, मैंने इसके लिए सबसे ज्यादा पाप पुण्य कभी सोचे बगैर काम किया और इसने मना कर दिया। सेकंड के पास गया, है ना, उसके बाद फिर सेकंड के पास गया। जब सेकंड के पास गया तो उसने सेकंड से पूछा, उसने कहा भाई देख ऐसा है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं तेरे साथ बस थाने के बाहर तक चल सकता हूँ, उसके अंदर जाने की हिम्मत मेरी नहीं। उसने कहा भाई ये बड़ा फजीता हो गया, कोई फायदा नहीं, गवाही नहीं है। तीसरे से बात करी, उसने कहा जी कोर्ट के बाहर तक जा सकता हूँ, बस जब तुम कोर्ट वोर्ट तक जाओगे, पुलिस थाने कोर्ट तक जा सकता हूँ, बाकी उसके अंदर जाने की हिम्मत मेरी भी नहीं है। फिर सर जिससे वो मतलब ही समझता था, उससे पूछा भाई तुम? बोले बिल्कुल मैं चलता हूँ, मैं जाकर तुम्हारी गवाही दूंगा। अब उसे समझ आया। अब ये कहानी जो है, ये कहानी इस रूप से नहीं है जिस रूप से है, ये कहानी हम में से हर एक की है, जो भी यहाँ बैठा है। हमारे भी 4 मित्र हैं। पहला मित्र कौन है? ये शरीर, जिसके लिए हम कभी नहीं सोचते कि पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। जो जी माया कर लिया इसके लिए, इसे सुंदर दिखाने के लिए, इसे आराम देने के लिए, इसे मौज मस्ती देने के लिए, सब कुछ किया हमने शरीर के आराम के लिए। दूसरे मित्र मम्मी पापा, पति पत्नी, बच्चा बेटा बेटी, वो घर के क्लोज संबंधी, जिनके लिए भी हमने कभी नहीं सोचा जी घर के लिए झूठ बोलना पड़ता है, ईमानदारी बेईमानी करनी पड़ती है, सब कुछ किया उनके लिए, दिन लगाए रात लगाए, जिम्मेदारी के नाम पे लगाए, सब कुछ किया। तीसरे दोस्त मित्र रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी समाज, उसके लिए भी हमने बहुत कुछ किया बिना परवाह किए हुए, धर्म जाति इन सब के लिए। लेकिन अगर चौथा जो मित्र है, उसका हमने कभी ध्यान ही नहीं रखा, डोंट केयर किया। उसका नाम है आपके कर्म, आपके संस्कार। अब जब हमारी यहां से यात्रा छूटेगी, जब हमें दुनिया छोड़ के जाएंगे, जाना तो है ही, पक्की बात है, जन्म और मृत्यु तो सत्य है। अब अपने से पूछना कि जो शरीर है ना, जब मृत्यु आएगी तो क्या है? अभी तो 2 पैरों पे चल रहा है, सब खाने पीने की बात कर रहा है, लेकिन ये तुरंत कहेगा अब मैं लेट गया हूं, 4 कंधों पे जाऊंगा, अब मैं चल भी नहीं सकता। जो परिवार है, वो परिवार भी क्या करेगा? बस नहलाएगा धुलाएगा, कपड़े पहनाएगा, घर से बाहर तक छोड़ देगा बस। और घर से बाहर निकलते घर को भी अपवित्र समझेगा, नीम के पानी से उसकी सफाई करेगा, कुछ ना कुछ करेगा कि घर को शुद्ध करो। यानी आत्मा के निकलते ही शरीर अपवित्र हो गया, मुर्दे इस शरीर को अपवित्र ही माना जाएगा। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुल। बाहर कर दिया। और जो बाकी मित्र संबंधी थे, वे उठा के शमशान घाट कोर्ट के बाहर तक ले गए और जाकर के जला फूक करके वापस आ गए। अब ऊपर धर्मराज के सामने कौन होगा आपके साथ?
ना वो माँ, ना वो बच्चे, ना वो पति, ना वो पत्नी, ना दोस्त, ना मित्र, ना रिश्तेदार, ना वो शरीर। कौन होंगे? हमारे द्वारा किए कर्म, हमारे द्वारा किए गए चुनाव, वे सारी चीजें। बट उनका तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे इनविजिबल फ्रेंड थे, वो दिखाई नहीं देते थे, कर्म दिखाई नहीं देते थे, लेकिन कर्मा का इफेक्ट ही जीवन को बनाता है। आज अगर आप अपनी कहानी सुधारना चाहते हैं तो वो जो सेल्फ अवेयरनेस है, वो जो अपनी कहानी है, उसको गहराई से समझना होगा कि मुझे किस बात का ध्यान अधिक रखना है। तो मैं सबसे पहले आपको एक ऐसी ही इमेज की तरफ लेकर के चलना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेन करेगी। ये वाली इमेज आपको स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे रही है सबको? हाथ हिला के बताएंगे जिनके वीडियोस ऑन हैं, जिनके नहीं है वे ऑन कर लें। क्लियर है सबको ये इमेज? तो देखिए, हम सभी क्या करते हैं, बाहर की दुनिया, जिन्होंने सवाल पूछा था उनके सवाल का जवाब भी आ जाएगा अभी। हम सभी के चारों तरफ एक विजुअल दुनिया है, जिसी को हमने अपनी दुनिया मान लिया है, जिसी को हमने मान लिया है कि ये है तो मैं हूं। प्रॉब्लम ये है, विजुअल वर्ड, ये आप है। और आप किस किस चीज से कनेक्टेड है? आपको धन चाहिए, आप धन से बहुत कनेक्टेड है, धन के विषय में आपके विचार चलते हैं। अच्छे घर चाहिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको बहुत सारी, है ना। और अगर आप देखेंगे, आपके घर में बच्चे हैं, उनके बारे में, अच्छे अच्छे खाने के बारे में आपके थॉट्स चलते हैं, मेडिकल के बारे में आपके थॉट चलते हैं, अच्छी गाड़ियों के बारे में चलते हैं। ये आपका संसार है, सारा मिलाकर के दिखने वाला संसार। आप चेक करिए कि आपके जितने विचार हैं, जो कुछ भी है, आप ये समझ रहे हैं कि ये ही आप हैं, ये हैं तो आप हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपने ये समझ लिया यही आपका वजूद है। और एक्चुअली आप देखिए कि हम दुनिया में लोगों के साथ व्यवहार भी इन्हीं के आधार पर कर रहे हैं। किसी पे अच्छा पैसा है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है ना, अच्छे होटल्स में खाना खा रहा है, तो हम उनको समझते हैं दे आर सक्सेसफुल, ये अच्छे लोग हैं, और उसी के अनुरूप हम भी अपनी दौड़ भाग करते हैं। और इन्हीं कंपेरेबल, ध्यान से सुनिएगा मेरा स्टेटमेंट, इन तुलनात्मक चीजों पर हमने अपनी खुशी और सुख डिपेंड कर दिया है। और हम एक गलती कर बैठे कि ये तुलनात्मक चीजें हैं, ये परिवर्तनशील चीजें हैं, ये सारी चीजें घटेंगी और बढ़ेंगी, ये सारी चीजें बनेंगी और बिगड़ेंगी। तो जो चीज बनेंगी, बिगड़ेंगी, मिटेंगी, चलेंगी, रहेंगी, अगर उनके ऊपर मैंने अपनी खुशी बेस्ड कर दी, तो अपने से पूछो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब जब उनमें परिवर्तन होगा, तब तब मेरे सुख का और मेरी खुशी का स्टेटस परिवर्तित होगा। ये चीजें मेरी हो सकती हैं, मैं ये चीजें नहीं हो सकती। कोई बोलता है मैं धनवान नहीं, मेरे पास धन है, मैं धनवान नहीं। मैं धनवान हूं तो मैं ज्ञान के कारण से धनवान हो सकता हूं। ये अंडरस्टैंड करने की बात है। अभी मैं और थोड़ा सा गहराई से जाऊंगा, जब आप मेरे साथ थोड़ा रहिएगा, ये कहानी आपकी कहानी चल रही है, तो गहराई से समझिएगा। हम सब इन्हीं चीजों में फंस के रह गए, जबकि ये सारी चीजें परिवर्तनशील है और नष्ट होने वाली हैं। प्रॉब्लम क्या हुई, मेरी कार को किसी ने स्क्रैच मारा तो मेरे को लगा मेरे को स्क्रैच मारा, किसी ने मेरी नौकरी को चोट पहुंचाई तो मुझे लगा मुझे चोट पहुंचाई, किसी ने मेरे शरीर को चोट पहुंचाई तो मुझे लगा मुझे चोट, मेरी चीजों को चोट पहुंचाई जा रही थी और मैं सोच रहा था मुझे चोट पहुंचाई जा रही है। आगे चलते हैं, अपने से एक विचार कीजिए, ये जितनी भी चीजें आपने देखी, जो भी आपकी दिखने वाली दुनिया थी, इसका रिसोर्स कौन है? इनका रिसोर्स कौन है? तो तीन चीजें इनका रिसोर्स हैं जो नीचे लिखी हैं। नेचर, प्रकृति, ये जितनी चीजें आपकी दुनिया बन चुकी हैं, ये प्रकृति की बनी हुई है। और इनको बनाने का जो आधार है, आप मुझे बताइए, क्या आटा रोटी होता है? हाँ जी, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं, क्या आटा रोटी होता है? क्या खेत में पकी हुई सब्जियां सब्जी होती हैं? है ना, खेत में जो बन गई सब्जी वो सब्जी है? नहीं ना, वो जब आएगी, कटेगी, बनेगी, तब सब्जी बनेगी। समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेचर आपको रिसोर्स देती है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उसे यूज करने के योग्य कौन बनाता है? तो वो है आपके विचार, आपकी भावनाएं। एम आई राइट और रॉन्ग? तभी हम कहते हैं एक व्यक्ति रेस्टोरेंट का खाना सालों साल नहीं खा सकता, पर अपनी माँ के हाथ का खाना, अपनी पत्नी के हाथ का खाना, अपनी बहन के हाथ का खाना पूरे जीवन खा सकता है।
रेस्टोरेंट का खाना, होटल खाना चेंज के लिए तो खा सकता है, पर पूरा जीवन नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट के खाने के पीछे जो भावना होती है वो बिक्री की भावना होती है, और घर के भोजन में अपनेपन की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है। जैसे बर्थडे पार्टी, शादी के खाने के प्रति दावत की भावना होती है, और किसी व्रत या किसी कथा के भोजन के प्रति प्रसाद की भावना होती है। सो अंडरस्टैंड करना प्यारे भाई बहनों, जो आपकी नेचर है, जो प्रकृति साधन आपको देती है, उनके पीछे के आपके ना दिखने वाली भावनाएं और ना दिखने वाले विचारों की क्वालिटी उस प्रकृति को आपके प्रति कैसा भाव रखेंगे वैसा बना देगी। अच्छी भावनाओं से खाना बनाएंगे तो खाना अच्छा बनेगा, बुरी भावनाओं से, गुस्से से खाना बनाएंगे तो खाने में गुस्सा और बुरी भावनाएं चली जाएंगी। तभी कहा गया जैसा अन्न वैसा मन। समझिए इतना पावर है इस आत्मीयता का। इसलिए संबंधों में क्या कहते हैं, संबंध बनते हैं आत्मीयता से, शारीरिकता से नहीं बनते, आत्मीयता से। इसलिए कहते हैं मन के संबंध। इसलिए देखो जब दो लोगों की शादी होती है तो वहां भी हम क्या कहते हैं, सोलमेट कहते हैं, बॉडी मेट नहीं कहते। मुझे मेरी सोलमेट मिल गई, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी बॉडी मेट शब्द इस्तेमाल नहीं करता है। आप देखो हम अपने जीवन को चलाने के लिए जरूरी जो चीजें हैं, हम कहते हैं आत्मविश्वास, आत्म गौरव, आत्म सम्मान, कहते हैं नहीं कहते, आत्मचिंतन। आज तक आप में से किसी ने सुना है शरीर सम्मान, शरीर गौरव, शरीर बल? नहीं, क्या कहते हैं, आत्म बल। तो बल किसमें होता है, आत्मा में है। जीवन किसमें है, आत्मा में है। और आत्मा की शक्तियों में ही है विचार करने की शक्ति या भाव करने की शक्ति। ये जरूर समझिएगा, ये बड़ी हमने गहरी एक आपको चिंतन दे रहे हैं। ये सीरीज आपको आपके जीवन का मूल्य समझाएगी और आपको रियलिटी तक लेके जाएगी। पहली दुनिया है जिसको आप दुनिया मान बैठे हैं, वो है विजुअल वर्ल्ड। लेकिन पूरे दिखने वाले विजुअल वर्ल्ड को देखिए आप। आज जिस बल्ब को भी देख रहे हैं, एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उसके पास कुछ थॉट थे, कुछ आइडियाज थे, उन आइडियाज से बल्ब बना है, एक शेप बनी है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो लकड़ी थी, उसको किसी बढ़ई ने अपने आइडिया से उस रूप में कन्वर्ट किया है। विचारों से वस्तु बनती हैं प्यारे भाई बहनों, वस्तुओं से विचार नहीं। इसको समझना पड़ेगा हमें गहराई से जाकर। जो आपका विजुअल वर्ल्ड है उसका आधार होते हैं आपके विचार और भावनाएं। अब हम जड़ की तरफ जा रहे हैं, कहां से पैदा हुई है ये सारी चीजें। इन विचार और भावनाएं कहां से पैदा होती है, जानकारियों से। आप देखो आज हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं तो आपके मन में विचार और भावनाएं पैदा हो रहे हैं। कल भी हमने सीरीज को समझाया था आपको, बिना जानकारी के आप किसी बात पर विचार नहीं कर सकते। अच्छी जानकारी अच्छा विचार, बुरी जानकारियां बुरा विचार। बिना देखे, बिना सुने, बिना पढ़े और बिना संगत करे आप एक भी विचार और भावना पैदा नहीं कर सकते। हाँ या ना, चेक कर लें। और विचारों की क्वालिटी और इंटेंसिटी भी इस बात पर निर्भर करेगी कि किस जानकारी को कितनी बार रिपीट किया। जैसे एक माँ अपने बच्चे से रोज मिलती है तो उससे अधिक प्यार, लेकिन किसी रिश्तेदार के बच्चे से कभी कभी मिलती है तो उससे कम प्यार, और किसी और मित्र से जो दूर दराज का हो उसके बच्चे से और कम प्यार। यानी जो इंफॉर्मेशन रोज हमारे मन पे जाती है, जिसके फायदे नुकसान हम रोज देखते हैं, उनसे अधिक मोह बढ़ता चला जाता है, और जो दूर होती जाती है उनसे हमारा मोह घटता चला जाता है। भावनाओं का प्रभाव। इंफॉर्मेशन कहां से आती है, जानकारियां बिना आंखों के नहीं आ सकती, बिना कानों के नहीं आ सकती, बिना कोई लिटरेचर पढ़े हुए नहीं आ सकती, और बिना किसी की संगत करे नहीं आ सकती। संगत में टचिंग भी आ जाती है, वो जो हम कहते हैं सेंसेस, है ना। इसके बाद यानी कि हियर, रीड, एसोसिएशन एंड टच। और ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं ये कहां से आती हैं, इनको करने का काम कौन देता है, आपको क्या देखना है। ध्यान से सुनना प्यारे भाई बहनों, आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या पढ़ना है, टीवी पे क्या देखना है, कैसे मित्र बनाने हैं, खाने में क्या खाना है, पहनने में क्या पहनना है, कौन डिसाइड करता है, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपके कैसे संस्कार हैं, कैसी परवरिश है। ये तीन चीज मिलके आपको ये बताती हैं क्या देखो, क्या सुनो, क्या पढ़ो, कैसी संगत करो। वही आपके विचारों का आधार और वही आपकी दिखने वाली दुनिया बनाता है। तो आज अगर आपकी दुनिया में दर्द पीड़ाएं हैं, इसका मतलब मन बुद्धि संस्कार का सही से निर्माण
नहीं किया गया। अब ये मन बुद्धि संस्कार जो दिखते नहीं हैं, ये कहाँ, ये किसके पार्ट होते हैं? तो ये पार्ट होते हैं उस बीज के जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे सोल कहते हैं, जिसे स्पिरिट कहते हैं, जिसे जीव कहते हैं, जिसे प्राण कहते हैं। इसे और थोड़ा सा पेड़ से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इस पेड़ को ध्यान से देखिए। पहले मिट्टी में बीज है, फिर जाकर के उसकी जड़ें, तना और उसके ऊपर फल आते हैं। लेकिन अगर ये बीज ना हो, चेक करिए आप, अगर जमीन में ये बीज ना हो तो ये दिखने वाला पेड़ नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आपकी ये दिखने वाली दुनिया है, ये इस बात पर निर्भर है कि आपका बीज कैसा है और उस बीज को आपने परवरिश कैसी दी है, उसे खाद पानी कैसा दिया है। तो दिखने वाली दुनिया से कंफ्यूज मत होइए, दिखने वाली दुनिया को परिवर्तन करने की कोशिश मत कीजिए। स्वयं के सत्य को जानिए कि आप एक अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा है, और जिसके जैसी आत्मा की क्वालिटी होगी, आत्मा की क्वालिटी किससे पता चलेगी? आपके मन की क्वालिटी से, आपकी बुद्धि की क्वालिटी से, आपके संस्कारों की क्वालिटी से। अब मन बुद्धि संस्कार कैसे ठीक होंगे? उनको हमें अगर ठीक करना है, सही से ठीक लेके चलना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? पहले मैं और मेरे के बीच के डिफरेंस को समझना। ये आपके लिए नॉलेज का दर्पण है। एक दर्पण है जिसमें आप रोज अपने शरीर को देखते हैं। यू सी योर बॉडी एवरी डे, और आप क्या सोचते हो फोटो देखकर? ये मैं हूं। ध्यान सुनिएगा आप, जैसे आप शीशे में देखते हो, आप क्या बोलते हो? आज मैं अच्छी लग रही हूँ, आज मैं खराब लग रही हूँ, आज मैं अच्छा लग रहा हूँ, आज मैं खराब लग रहा हूँ। क्योंकि हमने इस चेहरे को ये मान लिया है, जबकि ये चेहरा तो पल पल बदला है। अपना बचपन का फोटो देख लीजिए और बड़े होने तक के सारे फोटो देख लीजिए, सब में डिफरेंसेस है, सब अलग अलग हो रहे हैं। तो आप वो कैसे हो सकते हैं? आप वो नहीं हैं, आप तो वो हैं जो इन आंखों से देख रहे हैं दर्पण के अंदर, अर्थात ये आत्मा, मस्तक में चमकती ये मणि है आप। ये है आपका रियल रिफ्लेक्शन। ये शरीर आपका रियल रिफ्लेक्शन नहीं है, ये तो विनाशी है जो एक दिन जल जाएगा। और इस शरीर से संबंधित जो कुछ इस विजुअल वर्ल्ड में आपको दिख रहा है, ये भी जल जाएगा, ये भी बचने वाला नहीं है। ये समझ लीजिए, ये 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। जो आपकी जो बॉडी है, ये बॉडी इन 5 तत्वों से बनी है, इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? इससे सब एग्री करेंगे, वो डिसएग्री तो नहीं है ना? ना, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, तो आत्मा क्या है? अब हम आत्मा को समझेंगे, है ना? तो आत्मा ये है जो हमने कल भी आपको बताया था कि आत्मा मन बुद्धि संस्कार से मिली एक पावरफुल शक्ति है, और ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। और आत्मा के जो 7 गुण हैं, वो राइट वाला चित्र आप देख लीजिए, आप इसका फोटो भी ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं ये गुण कैसे कैसे करके होते हैं। आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। तो मन का गुण होता है शांति, इसलिए माइंड के साथ हमने यहाँ पे पीस को लिखा है। जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट आपका 2 चीजों का काम करती है, नॉलेज एंड पावर। सो नॉलेज जो होती है वो ब्रेन में होती है ना, बेसिकली ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ में कनेक्टिविटी है उसकी, और इंटेलेक्ट उसको एग्जीक्यूट करने की पावर देती है। जैसे फोन के अंदर सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन उन एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जिस शक्ति की जरूरत पड़ती है, वो या तो आपका वाईफाई होगा, इंटरनेट होगा, आपकी सिम होगी, उनके द्वारा वो एग्जीक्यूट होंगे। सो इंटेलेक्ट के अंदर पावर नॉलेज वाली बात आ जाएगी दोनों का। जब शांति होती है और शक्ति होती है, उसी व्यक्ति में नॉलेज होती है, इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट पे नॉलेज दिखाई गई है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा चित्र है ये वेन डायग्राम का। इसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे तो इंटेलेक्ट है आपका और संस्कार है आपके, अर्थात बुद्धि। मन में आए संकल्प को बुद्धि निर्णय लेगी, और जब कर्म में लाएगी तो संस्कार बनेंगे आपके। अच्छा, अगर बुद्धि शक्तिशाली है आपके और संस्कारों में पवित्रता है आपके, तो जिंदगी में खुशियां रहेंगी, सुख रहेगा, इसलिए हैप्पीनेस है। यानी शक्ति, अगर बुद्धि शक्तिशाली होगी आपकी, संस्कारों में पवित्रता होगी आपकी, तो आप क्या रहेगा? जीवन सुख से भरा रहेगा, हैप्पीनेस से भरा रहेगा। अच्छा, जब मन में शांति होगी और संस्कारों में पवित्रता होगी, तो जीवन प्रेम से परिपूर्ण होगा। आप देख लो, जिनके मन शांत होते हैं, संस्कार पवित्र होते हैं, उनके संबंधों में मीठापन होता है। और तब जब ये सारे गुणों का कॉम्बो होगा, तभी आत्मा ब्लिस का अनुभव करेगी, जिसे हम आनंद कहते हैं। और ये चीज समझने के लिए आप देखोगे, जो हमारा जो आत्मा का जो संगम है, वो इन 7 गुणों और 8 शक्तियों से मिलकर बना है।
यही आप इस पूरे राजयोग के दौरान पाएंगे। परमात्मा आपको क्या एहसास कराने आए, मैं आपको फिर याद दिला दूं, आप उस हनुमान की तरह हैं जिसको श्राप मिल गया था और वो अपनी शक्तियों को भूल गया था। और जब वो सागर किनारे पहुंचा तो जामवंत जी ने उसको याद दिलाया, तुम ही लांग सकते हो, इसको याद दिलाया गया। तो ये सातों गुण और आठों शक्तियां आत्मा के अंदर इनर हैं, बिल्कुल उस हिरण की तरह, जैसे हिरण की कस्तूरी उसकी नाभि में होती है पर वो जंगल जंगल भटकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जिस शांति, खुशी, शक्ति, सहनशीलता को बाहर ढूंढ रहे हो, आप उसी से बने हुए हो। हम बस इस राजयोगा मेडिटेशन से आपको यही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो रियलाइजेशन हमें हो चुका है, जब आप अपने को आत्मा समझेंगे तभी आप अपनी इन शक्तियों को याद कर पाएंगे। वो भी क्यों, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं अगली उसके अंदर। तो ये 7 गुण और 8 शक्तियां, अब चेक कर लीजिए आप सारे भाई बहन जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर आपके ये 7 गुण जाग गए, आपकी ये 8 शक्तियां, मैं हिंदी में भी इनको बता देता हूं क्योंकि मेरे को मिला आज फीडबैक में कि हिंदी में भी बता दिया जाए। नॉलेज अर्थात ज्ञान, प्योरिटी अर्थात पवित्रता, पीस अर्थात शांति, लव अर्थात प्रेम, हैप्पीनेस अर्थात सुख, पावर अर्थात शक्ति, ब्लिस अर्थात आनंद। इनसे बनी है आत्मा। जैसे 5 तत्वों से शरीर, इन 7 गुणों से मिलकर के बनी है आत्मा। और इन 7 गुणों के कारण से आत्मा की जो शक्ति है वे ये 8 कोर शक्तियां हैं। बेसिकली सहन करने की शक्ति, टॉलरेंस मतलब सहन करना, एडजस्ट मतलब समाना, सागर की तरह, जैसे सागर की चटपटी समा लेता है लेकिन बदले में हीरे मोती देता है। कॉपरेशन अर्थात सहयोग करना। सोचिएगा, आप में सहयोग की भावना जागृत हो जाएगी। सोच लो, जब 7 गुण ऊपर वाले जागेंगे आप ऑलरेडी सहयोगी बन जाएंगे। डिसर्न अर्थात परखना, जैसे जौहरी हीरे परख लेता है, आपको इंसानों की परख आ जाएगी। विड्रॉ करना, कब मुझे कहां एंट्री करनी है, कब मुझे विड्रॉ करना है ना। हर समय जैसे कछुआ होता है, अपना काम करता है फिर कर्म इंद्रियों को समेट लेता है, इसलिए 300 साल तक जीता है, अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करता है किसी भी बात के लिए, काम से काम रखता है। पावर टू पैकअप, पैकअप मतलब पुण्य की गठरी तैयार, सदा ऐसे कर्म करें कि दिल पर कभी कोई बोझ ना रहे। डिसाइड करने की शक्ति, अच्छा सही समय पे सही निर्णय लेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा। और फेस अर्थात सामना करने की शक्ति, क्योंकि जब जीवन है और कर्म है तो चुनौतियां आएंगी और उन चुनौतियों को सामना करने की शक्ति चाहिए। और ये सब कुछ आत्मा के अंदर इनबिल्ट है, क्योंकि आत्मा खुद अपने आप में शक्ति है, इसीलिए साइंटिस्ट इसे शक्ति कहते हैं, जो कि आप समझ चुके हैं कि ये 3 चीजों से मिलकर के बनी है। अब मैं आपको ये एहसास कराना चाहता हूं कि कॉन्शियसनेस का क्या फर्क पड़ता है। जब हमें जैसी कॉन्शियसनेस होती है, जीवन कैसे, आपने देखा होगा एक डॉक्टर को जब आप देखते हो, जैसे ही डॉक्टर की अपनी सीट पर बैठ जाता है जाते ही, तो उसकी कौन सी नॉलेज अपफ्रंट हो जाती है, डॉक्टर वाली नॉलेज। एक जज जब जज की कुर्सी पर बैठता है, मानता है मैं जज हूं, तुरंत उसे कौन क्या याद आ जाते हैं, सारे लॉ। जैसे वकील केस लड़ने के लिए एंटर करता है, उसे वकालत के सारे चीजें याद आ जाती हैं। जैसे ही पुलिस वाला अपनी ड्रेस पहनता है तो उसे पुलिस का स्वरूप याद आ जाता है। जैसे ही एक लड़की माँ बनती है, माँ बनते ही माँ के संस्कार उसके जागृत हो जाते हैं, यानी कि उस लड़की के अंदर पहले से माँ के संस्कार तो थे, लेकिन माँ का वो स्वरूप याद आते ही, वो इंफॉर्मेशन देते ही, वो कॉन्शियसनेस देते ही वो संस्कार जागृत हो गए। एम आई राइट और रॉन्ग? चेक करो आप। अर्थात आप खुद को जो सोचते हो, वो सोचते ही आपकी वे ही संस्कार जागृत हो जाते हैं। इसका मतलब वे संस्कार आप में थे तभी तो जागृत हो गए, तभी तो जागृत हो गए। अब मैं आपको एहसास और कराने वाला हूं कि शरीर अभी, और आप कोई भी चीज सोच लीजिएगा, जैसे कोई स्त्री सोचता है खुद को तो स्त्री के संस्कार जागृत हो जाते हैं, जैसे कोई पुरुष सोचता है पुरुष के संस्कार। आप जैसे ही, आप देख लेना वही नॉलेज। अब जैसे एक डॉक्टर पिता भी होता है, पर जैसे ही वो घर में आता है तो बच्चों को इंजेक्शन थोड़ी लगाता है, बच्चे को तो गोद में उठाता है, बच्चे को तो चूमता है, हृदय से लगाता है, प्यार करता है, उसकी सब परवरिश करता है। तो जैसे ही वो घर में आता है, पिता सोचता है अपने रोल में, तुरंत ही वो डॉक्टर की नॉलेज पीछे चली जाती है और पिता वाली नॉलेज आगे आ जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? आप देखो, आप खुद अपने जीवन को उठा के देखो, आप जैसे याद दिलाते हो मैं माँ हूं तो माँ वाली नॉलेज आ जाती है।
आप देखना, आप किसी की बहन होंगी, राखी का दिन आएगा, जैसे ही बहन बोलेंगे आपके बहन वाले संस्कार जाग जाएंगे, मैं बहन हूं। आप किसी के मित्र हैं, मित्र के जैसे आप मित्र की कॉन्शियसनेस याद दिलाएंगे, वो मित्रता का जो कुछ बीता होगा तो वो आपका जाग जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सो ये रोल है कॉन्शियसनेस का। जैसे ही कॉन्शियसनेस आप जो वाली दोगे, आपकी वैसी ही आदतें जागृत हो जाएंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मा की कॉन्शियसनेस देते ही आत्मा की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। जैसे डॉक्टर की कॉन्शियसनेस से डॉक्टर का ज्ञान, जज की कॉन्शियसनेस से जज का ज्ञान, पुलिस की कॉन्शियसनेस से पुलिस का ज्ञान, माँ की कॉन्शियसनेस से माँ का ज्ञान, बहन की कॉन्शियसनेस से बहन का ज्ञान जाग जाता, ऐसे ही आत्मा समझते ही मैं आत्मा किस चीज की बनी हुई हूं, मेरी ओरिजिनल शक्तियां क्या हैं, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, सब जाग जाएगा। और मुझ हिरण की कस्तूरी को मैं पालूंगी, या मैं हनुमान अपनी शक्तियों से परिचित होकर लांग कर पूरा समुद्र कहीं से कहीं जा सकती है, अर्थात परिस्थितियों के समुद्र को हम लांग पाएंगे। आत्मा स्वयं एक शक्ति है। अभी और गहरी सी बात मैं आपको बताता हूं। ये चीजें आज मेरे को रियलाइज करना बहुत जरूरी था, वरना मैं अगर आपको सुप्रीम की तरफ ले भी जाता, सुप्रीम कॉन्शियसनेस में, तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, है ना, चीजों को लेकर। क्योंकि सबसे पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। खुदा को तो तब समझोगे जब पहले खुद को ढंग से समझोगे कि खुद में एग्जैक्टली हूं क्या। मैं खुद ही इतनी शक्तिशाली हूं, यदि मैं खुद को ही सही से रियलाइज कर लूं तो सचमुच में खुदा तो अपने आप मेरे पास चल के आ जाएगा, वो खुद चल के आ जाएगा। पावर अट्रैक्ट द पावर, राइट अट्रैक्ट द राइट, है ना। और एक बात याद रखिएगा, कभी कभी कुछ लोगों को बड़ी एक गलतफहमी होती है, मैं तो अच्छा करती हूँ फिर भी मैं दुखी क्यों रहती हूँ। इसका मतलब मैं अच्छा नहीं करती हूँ, वो मेरा परसेप्शन है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कोई पानी पिए और प्यास ना मिटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई खाना खाए और भूख ना मिटे। पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। खाना खाएंगे तो भूख मिटेगी, पानी पिएंगे तो प्यास मिटेगी, सर्दी में गर्म कपड़े पहनेंगे तो ठंड मिटेगी, गर्मी में एसी चलाएंगे तो ठंडक मिलेगी। और अगर नहीं महसूस हो रहा है, इसका मतलब मैं बीमार हूं, मेरे सेंसेस खराब हैं, इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ चीजों को। अंडरस्टैंड करना, राइट क्रिएट राइट, रॉन्ग क्रिएट रॉन्ग। कल भी हमने आपको बताया था, राइट कनेक्शन लीड द राइट रिजल्ट, रॉन्ग कनेक्शन लीड द रॉन्ग रिजल्ट। आओ अभी आगे चलता हूं। मैं जो बताना चाहता हूं आपको वो प्यारी सी बात है। आप खुद सोचिए कि आप कैसे जानेंगे कि आपका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। आप मुझे बताइए, जब आपको प्यास लगती है तो क्या पता चलता है, क्या डिमांड करती है बॉडी? बॉडी आपको सिम्टम देती है, पानी पी लो। बॉडी जिन चीजों से बनी है, जैसे ही उनकी कमी होगी तत्वों की, बॉडी सिम्टम देगी। जब भूख लगती है तो बॉडी बता रही है पृथ्वी तत्व से पैदा होने वाली चीजों को खा लो, खाओगे तो भूख मिट जाएगी। जब आपको स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, कभी भी चेक करिएगा, आप खुले आसमान पे चले जाओ, खुली हवा में चले जाओ, अच्छे से सांस लो, ब्रीद करो, आपको थोड़ा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज रिलीज द स्ट्रेस। इट मींस ऑक्सीजन कम हो रही थी, अर्थात वायु की जरूरत है। जब आपको तनाव बढ़ रहा है, खुली हवा में सांस लेने की जरूरत है, स्पेस की जरूरत है, थोड़ा स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है। इसलिए वायु और आकाश दोनों जॉन काम करने लग जाते हैं। जब आपकी पाचन प्रक्रिया खराब होती है तो बताता है शरीर की अग्नि तत्व कम हो रहा है ना। सो अग्नि तत्व को जो चीज इग्नाइट कर सकती है वो अंदर डालने की जरूरत है ताकि वो हो जाए। अब कैसे चले कि मैं आत्मा 7 गुणों से बनी हूं। आप देखो, मैं आपसे कहूं 24 घंटे गुस्सा करके दिखाओ, कौन महारथी बैठा है यहाँ पे? हाथ उठा के दिखाओ जो 24 के 24 घंटे गुस्से में चिल्ला सके। एक भी जन हाथ उठा के दिखाओ। हम क्या बोलते हैं, मेरी नेचर गुस्से वाली हो गई। अगर नेचर गुस्से वाली हो जाती तो 24 ही घंटा गुस्सा करते। मेरी नेचर गुस्से वाली नहीं है, मेरी नेचर प्यार वाली है। आप देखो, प्यार आप 24 घंटे कर सकते हो किसी से, अच्छी बातें करना, सुखी रहना, अच्छा फील करना, लेकिन गुस्सा नहीं रह सकते। नाराज भी नहीं रह सकते 24 घंटे, पूरी नाराजगी में ही जी रहे ना। बोलो यार हल्का करो, कहीं दूर जाओ, चाहे कुछ करो, लेकिन इस नाराजगी के जॉन से बाहर आओ। शांति, आप अशांत रह के दिखाओ 24 घंटे नहीं। अब ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, आप देखो, पानी की कोर नेचर क्या है? ठंडक। आप पानी को उबाल दो, जैसे ही छोड़ोगे वापस क्या हो जाएगा? ठंडा। आप पानी को जमा दो, बर्फ बना दो, वापस से क्या हो जाएगा?
फिर से पानी। इसी से पता चलता है किसी कोर नेचर क्या है, ठंड और लिक्विड। ऐसे ही मुझ आत्मा की कोर नेचर है प्रेम, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, आनंद। तभी आप देखो इन सारी स्थितियों में जितने मैंने नाम लिए, यू फील कंटेंटेड, अच्छा लगता है आप। और जैसे आपकी नेचर में गर्माहट आती है या निराशा आती है, आप दोनों केस में बेकार हो जाते हो। लेकिन आप आना किस स्थिति में चाहते हो, नॉर्मल, बैक टू द नॉर्मल, बैक टू द नॉर्मल। अब इसको भी समझने की बहुत जरूरत है ना। मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली भी लेके जाऊंगा, कुछ कनेक्टिविटी दूंगा अभी आपके साथ में। आप एक चीज सोच के देखिए, दो दुनियाएं हैं आपकी। एक दुनिया है दिखने वाली दुनिया, एक है आपकी ना दिखने वाली दुनिया। अभी आपने समझा कि आपकी ना दिखने वाली आत्मा की दुनिया, संकल्पों की दुनिया, भावनाओं की दुनिया के कारण से आपकी बाहर की दुनिया है। अगर आपके संकल्प, आपकी भावनाएं, जैसे देखिए इंजीनियर ओसामा बिन लादेन भी था जो कि एक आतंकवादी था, और इंजीनियर अब्दुल कलाम जी भी थे जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने देश के लिए काम किया। सो नॉलेज ने ये डिसाइड नहीं किया था, दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी, लेकिन उसने ये डिसाइड नहीं किया था कि वो उसका प्रयोग कंस्ट्रक्शन के लिए करेंगे या डिस्ट्रक्शन के लिए करेंगे। समझ आ रही है पूरी बात? ये किसने डिसाइड किया था? ये मन, बुद्धि और संस्कारों ने डिसाइड किया था। आपके पास जो स्किल रूपी नॉलेज होती है, उसके साथ भी जो न्याय करेंगे वो कौन करेगा? वो अंतर आत्मा को आपने कैसे तैयार किया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस दिशा में जाने वाले हैं। आपकी कॉन्शियसनेस डिसाइड करेगी, आपकी चेतना डिसाइड करेगी कि आप क्या करने वाले हैं। हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है ना पूरी तरीके से? सो अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया, इसका मतलब दो साइंस काम कर रही हैं आपके साथ हर वक्त। दो साइंस लिख लीजिए आप अपने पास। एक साइंस है फिजिक्स। फिजिक्स, फिजिक्स से बना है फिजिकल वर्ल्ड, जो भौतिक विज्ञान है। मैं खुद एक फिजिक्स का लेक्चरर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एनर्जीज की दुनिया, मैग्नेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, वेव एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये जितने प्रकार की एनर्जीज हैं, इनके कॉम्बो से बनी है वस्तुएं, वैभव, इनकी वर्किंग, जो कुछ भी आप एंजॉय कर रहे हो, ये साधनों का संसार बनाने वाली दुनिया है फिजिक्स, अर्थात फिजिकल वर्ल्ड का निर्माण। ये भी सुख का एक पार्ट है, लेकिन ये सुख नहीं, आराम है। आराम से सुख की अनुभूति होती है, लेकिन आराम सुख नहीं होता है। कल हमने डिसाइड इस बात को अच्छे तरीके से समझ लिया था कि अगर आराम के सब साधन होते हुए भी एक ऐसी दुख की इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आराम का कोई सा भी साधन, दुनिया की कोई सी भी डाइट, दुनिया की कोई सी भी दवाई आपके दुख का इलाज नहीं कर सकती है। दुनिया की दवाइयां, दुनिया के डॉक्टर पीड़ा का, दर्द का इलाज कर सकते हैं, दुख का इलाज नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड करना है इस बात को गहराई से। नाउ अब जो बात हमें समझनी है यहां पर, है ना, तो जो फिजिक्स की दुनिया है उसके नियम अलग हैं। दूसरी दुनिया है मेटाफिजिक्स की दुनिया, पराभौतिक विज्ञान, यानी इस भौतिक जगत से परे का विज्ञान, अर्थात अंदर का विज्ञान। ध्यान समझिएगा, अंदर का विज्ञान यानी कि ना दिखने वाला विज्ञान। अब ना दिखने वाला विज्ञान दिख भले ही नहीं रहा है, पर उसकी एग्जिस्टेंस है। हवा दिखती नहीं है पर महसूस होती है, गर्मी दिखती नहीं है पर महसूस होती है, सर्दी दिखती नहीं है पर महसूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है पर उसका रिफ्लेक्शन, उसकी लाइट, उसके पंखे, उन सब से पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी है। कोई भी एनर्जी दिखती नहीं है, हीट आपको दिख नहीं रही है, कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ट्रांसफर हो रही है, और तब तक ट्रांसफर हो रही है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए। मेरी बात सब तक पहुंच रही है? मैं जो बात बता रहा हूं आप तक पहुंच रही है? अगर कहीं नहीं पहुंच रही हो तो प्लीज हमारी टीम को लिख के जरूर बता दीजिएगा। हम क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपके दिल तक, दिमाग तक ये सारा ज्ञान पहुंचे और आपका पूरा जीवन सुंदर हो जाए। क्योंकि ये सारी समझ ने हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना दिया है। मैं आपको सही बताऊं, जीवन में कोई तनाव, कोई दुख है ही नहीं। मेरे लिए तो तनाव और दुख एग्जिस्ट ही नहीं करता बेसिकली। सबका जवाब है, अगर मैं तनाव दुख में जा भी रहा हूं तो मेरी खुद की अपनी वीकनेस है। नाउ अंडरस्टैंड। अब जो फिजिक्स की दुनिया है वो क्या कहती है? नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, नॉर्थ अट्रैक्ट साउथ। ध्यान समझिएगा, नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, ये है फिजिक्स की दुनिया, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन मेटाफिजिक्स की दुनिया क्या कहती है? वो अलग है बिल्कुल दुनिया, वहां के नियम अलग है।
इसीलिए तो साइंस वाले कभी साइलेंस को समझ नहीं पाए, इसीलिए तो परमात्मा के एग्जिस्टेंस को समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स के नियम लगा करके मेटाफिजिक्स को सिद्ध करने की गलती कर रहे हैं, और फिजिक्स की दुनिया मेटाफिजिक्स को सिद्ध ही नहीं कर सकती, दोनों के नियम में ही अंतर है। ये दुनिया कहती है नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, और वो दुनिया कहती है पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। आप चेक कर लो, आप संबंध किससे बनाना चाहते हो? जो आपसे गुणों में विपरीत होता है या जिसकी गुणों में आपसे समानता होती है? आप चेक कर लो, आप किसे अपना दोस्त बनाओगे, है ना, किसे अपना जीवन साथी बनाओगे, किसे अपने परिवार का हिस्सा बनाओगे, किसे आप संबंधी बनाओगे? जिससे आपके गुण मिलते हो या ना मिलते हो। आप देखो, कुंडली मिलाने में भी 36 गुण मिलाने की कोशिश की जाती है। क्या मिलाते हैं? गुण, सेम गुण। सो फिजिक्स की दुनिया क्या कहती है? अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन मेटाफिजिक्स की दुनिया क्या कहती है? सेम पोल अट्रैक्ट ईच अदर। समानता में प्रेम है, असमानता में प्रेम नहीं है, असमानता में दुख है। अब मैं जब शरीर देखता हूं, अब ध्यान सुनना, मैं लेके आ रहा हूं बिल्कुल लाइन पे आपको, मैं कहानी समझा रहा हूं। अगर आपने जीवन की कहानी को इस रूप में देखना शुरू कर दिया, आप देखना आपकी जीवन की कहानी इतनी सुंदर हो जाएगी जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी। नाउ अब फील इट। आप सोच के देखो, यदि मैं अपने आप को प्रमोद कुमार देखता हूं, अब ध्यान से देखिएगा, यदि मैं अपने आप को प्रमोद कुमार देखूं, मैं अपने को हिंदू देखूं, मैं अपने को फिजिक्स, लेबल्स, जितने लेबल आपके ऊपर पड़े हुए हैं, अपने लेबल लिख लो। अपना नाम, अपना रूप, अपनी जाति, अपना देश, अपना काल, अपना कलर, अपनी कल्चर, अपनी एजुकेशन, राइट ऑल द लेबल्स। यदि खुद को लेबल्स के अनुसार देखेंगे तो सारी जिंदगी आप कुछ बीमारियों के शिकार रहेंगे। लिख लीजिए बीमारियां, मैं बोलता जाता हूं। कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन। हाँ या ना? मैं ज्यादा सुंदर की वो ज्यादा सुंदर, मैं ज्यादा जवान की वो ज्यादा जवान, मैं ज्यादा एजुकेट की वो ज्यादा एजुकेट, मैं ज्यादा अमीर या वो ज्यादा अमीर। क्या होगा? शारीरिक प्राप्तियां, शारीरिक लेवल, इस विजुअल वर्ल्ड के लेवल को खुद समझ लोगे। अगर मैं कहूं मैं प्रमोद कुमार हूं, या मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं प्रमोद कुमार नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और मैं भी आत्मा हूं, और आप जितने बैठे हैं आप सब भी आत्मा है। मैं भी एक ऊपर ब्रह्मांड से आया हूं, आप भी उस ब्रह्मांड से आए हैं। और एक गहरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे और समझने की बात है, हम सब के सब एक ही जैसे क्यों हैं? आप चेक करो, चिता के बाद सबकी राख कैसी होती है? एक जैसी या अलग अलग? कैसी है भाई? बिल्कुल एक जैसी है। अगर ये पूरा संसार, सोचो एक मिनट के लिए, सब अपनी आंखें बंद करो और सोचो, ये पूरा संसार जल गया है, द होल वर्ल्ड बर्न्स, बर्न्स हो जाए तो क्या हो जाएगा? राख। राख मतलब एटम। द होल वर्ल्ड स्टार्ट फ्रॉम द एटम एंड एंड ऑन द एटम। बिंदी से शुरू है संसार और बिंदी पर ही खत्म होगा संसार। अर्थात जितने चित्र हमें दिख रहे हैं, इवन देन जो फोटो खींचते हो क्या बोलते हैं? पिक्सल्स। बॉडी किससे बनी है? सेल्स। दुनिया की हर वस्तु, हर वैभव किससे बना है? एक कण से बना है। कण। आपका जो घर दिख रहा है वो रेत के कणों से बना है, कण है उसमें, सीमेंट के कणों से बना है। पार्टिकल। मैं कौन हूं? मैं वही एक बिंदु हूं, और वो इनविजिबल है, वो इनडिविजिबल है, वो कट भी नहीं सकता, उसे कोई काट नहीं सकता। वही बचता है अंत में, जिसे कोई जला नहीं सकता, जिसे कोई भिगो नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। एंड दैट इज द एटम। और एटम से ही आया है शब्द आत्मा। एटमस से हमारे पास में आत्मा शब्द आया है। सो वो हमें, अब सवाल ये आता है, जब हम आत्मा की बात करना शुरू करते हैं तो साइंस कहती है आत्मा इज एनर्जी। आप सब भी मानते होंगे कि आत्मा इज एनर्जी, हाँ या ना? मानते हैं सब? हाथ दिला के बताओ, है ना? क्या मानते हैं हम? कि सोल इज एनर्जी, सब मानते हैं। बट इज इट राइट? सो मैं ना, मतलब मेरे को भी लगता था कि ऐसा है, बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज हाफ ट्रू बेसिकली, है ना? मतलब कोई चीज पूरी तरह गलत नहीं होती है, एक भावनात्मक सत्यता होती है और एक रियल सत्यता होती है। मैं आपको लॉजिक दूंगा इसके पीछे।
एक बहुत ब्यूटीफुल सी बात आप अपने आप से पूछ कर देखो, यही फर्क है बस फिजिकल वर्ल्ड और मेटाफिजिकल वर्ल्ड का। फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी ऊर्जाएं हैं जिनसे कि साइंटिस्ट कोशिश करते हैं आत्मा को एक्सप्लेन करने की, वो क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता है। देखो फिजिक्स की दुनिया की ऊर्जाएं कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी। मैं एक साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में था और मैंने एक साइंटिस्ट से पूछा क्या आत्मा को एनर्जी कह सकते हैं? कहता ऑब्वियसली सोल इज एन एनर्जी। मैंने कहा इट्स ओके, अगर एनर्जी है तो सारी एनर्जी एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती? अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहे आपके बल्ब में आए चाहे मेरे बल्ब में आए, सेम वेव कर रही है ना। अगर 220 वोल्ट सेम पावर की एनर्जी दो लाइट के अंदर भेजो, सेम बिहेवियर है ना उसका, लाइट रिफ्लेक्शन है। लेकिन इस पूरी दुनिया के अंदर सारी एनर्जी सेम बिहेव क्यों नहीं करते? एक माँ के दो जुड़वा बच्चे सेम बिहेव नहीं करते, वाई सो? उनका डीएनए सेम है, हो सकता है ब्लड ग्रुप भी सेम हो, सब कुछ सेम है, पर भी सेम है, फिर भी बिहेव सेम नहीं है, वाई सो? इसका मतलब आप सोचो, साउंड एनर्जी रिफ्लेक्ट इन द सेम वे, मैग्नेटिक एनर्जी इन द सेम वे, हर कोई एक सेम वे में बिहेव करता है, लेकिन सोल्स आर नॉट। वो एक चैतन्य शक्ति है, इसलिए उसे स्पिरिट कहा जाता है। आत्मा ऊर्जा नहीं है, आत्मा में ऊर्जा है। एनर्जी सोल का पार्ट है, वो जीवनदायिनी शक्ति है। उसके अंदर सोचने की शक्ति है, सपना देखने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, कार्य कराने की शक्ति है। लेकिन मुझे बताइए, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप कुछ कर सकती है? मैटर एनर्जी अपने आप कुछ कर सकती है? साउंड अपने आप कुछ कर सकती है? वेव अपने आप कुछ कर सकती है? नो। ह्यूमन एनर्जी चैनलाइज ऑल द फिजिकल एनर्जीज। तो जिन एनर्जी को काम करने के योग्य आत्मा बनाती है, वे एनर्जीज आत्मा कैसे एक्सप्लेन कर सकती है? वे सब जड़ ऊर्जाएं हैं बेसिकली, जो जड़ चीजों को चलाने के लिए हैं, ना कि वो चैतन्य ऊर्जाएं हैं। वो खुद अपने आप को ना डायरेक्ट कर सकती हैं, ना डिसाइड कर सकती है, हाँ कि ना? और इसीलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस सदा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऊपर रहेगा, सदा ऊपर रहेगा, क्योंकि उसको डायरेक्ट करने वाला कौन रहेगा? ह्यूमन इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस को नहीं डायरेक्ट करेगा, है ना? हाँ, कमजोरों के दिमाग के लिए कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन रियल में देखा जाएगा तो जब उसकी जड़ जाके देखोगे आप, तो आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम करवाता हुआ नजर आएगा। अब ये कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, जब आपको भी ये समझ में आ गया, आप आत्मा है, सबसे बड़ी शक्ति है, आपसे बड़ी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में नहीं है परमात्मा को छोड़कर। दूसरा, जितना फिजिकल वर्ल्ड है वो आपके डायरेक्शन से चलने वाला है, आपका वो मैनेजमेंट है। जैसी आपकी कॉन्शियसनेस रहेगी वही सा ही आपका दिखने वाला संसार होगा। इसलिए कहते हैं सोच से संसार, भावनाओं से संसार, भाव से संसार, जैसा भाव वैसे कर्म। ये समझने की बात है। एक घर में माता पिता की जैसी भावनाएं होती हैं, उनका घर संसार वैसा ही बन जाता है। तो ये समझने की बात है यहाँ पर। अब कैसे ये भावना है, बस लास्ट में 2 स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको लेके चलूंगा, ताकि आप इसको पूरी गहराई से अंडरस्टैंड कर पाए। और भी यस, चलिए जी, इफेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अपने आत्मा को समझ लिया, केवल ये परिवर्तन मात्र ही, आत्मा समझ लेना मात्र ही पूरे जीवन को सुंदर बनाने का एकमात्र तरीका है। जैसे आप खुद को आत्मा देखते हो, सबको आत्मा देखते हो, तो जाति धर्म भेद सबसे ऊपर उठ जाते हो। आप अपने रोल से ऊपर उठ जाते हो। माँ बाप भाई बंधु बड़ा छोटा सब खत्म, सब आत्माएं हैं, सब बराबर हैं। ये जैसे आपके मन में भाव आया, आप देखो सारे कष्ट खत्म, कंपैरिजन खत्म, कंपटीशन खत्म, इंफीरियरिटी खत्म, सुपीरियरिटी खत्म। देख लो, आप केवल आत्मा समझने मात्र से। और इसी से पता चल जाता है, मैं एक बात और आपके बीच में कहना चाहूंगा, कैसे मानोगे कि ये जो नॉलेज है, ये राजयोग मेडिटेशन है, डायरेक्टली गॉड के द्वारा संचालित है, ये किसी इंसान के द्वारा नहीं है। गॉड ने ये सब कुछ तैयार करवाया है, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है। कैसे पता चलेगा? आप देखो,
यदि मैं हिंदुज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं तो लोग मुझे हिंदू बोलते हैं। मान लिया मैं श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामायण, जो भी हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ है उनको मैं अगर फॉलो करता हूं, उस आइडियोलॉजी पे चलता हूं, तो लोग मुझे हिंदू कहते हैं। लेकिन अगर मैं उस समय, है ना, कुरान को फॉलो करना शुरू कर देता हूं, उसके आइडियोलॉजी फॉलो करता हूं, तो लोग मुझे मुसलमान कह देते हैं। यदि मैं गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो करना शुरू करूं, गुरुद्वारा जाना शुरू कर दूं, तो लोग मुझे सिख कहना शुरू कर देंगे, है ना। और यदि मैं वहां पर ही चर्च जाना शुरू कर दूं, तो लोग मुझे क्रिश्चियन कहना शुरू कर देंगे, मैं बाइबल में विश्वास करना शुरू कर दूंगा। अब सवाल यह है कि क्या भगवान जो सबका माता पिता है, क्या वो बांटने वाला ज्ञान देगा या एक करने वाला ज्ञान देगा? ये अपने से सवाल पूछे कॉन्शियसली। आप आज माता पिता हैं, क्या आपके 4 बच्चे हैं, तो क्या जब वे बंटते हैं तब आपको अच्छा लगता है, या वो इकट्ठे रहे, मिलजुल करके रहे, तब आपको अच्छा लगता है? तो जिनके आप एक जन्म के माता पिता हैं, उनको आप इकट्ठा रखने में अच्छा महसूस करते हैं, तो वो जो परम पिता परमात्मा है, वो कोई भी नॉलेज ऐसे फॉर्मेट में कैसे दे सकता है जिस फॉर्मेट से हम आपस में धर्मों के आधार पर या जातियों के आधार पर बंट जाते हैं। लेकिन परमात्मा क्या ज्ञान देता है आते ही? अभी आप जो लेसन सुन रहे हैं, आप सोच के देखिए, आपको पहला लेसन क्या था? सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ पहला ही लेसन पढ़ाया जाता है, बच्चे तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। और तुम आत्मा हो केवल इतना ज्ञान नहीं दिया जाता, भगवान ये सिखाता है, बच्चे तुम आत्मा बनकर जीवन जियो, सबको आत्मा देखो। आत्मा आत्मा, भाई भाई, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक सोच, आत्मा बन के कर्म करना। जब तुम ये करोगे तो कंपैरिजन भी खत्म, कंपटीशन भी खत्म, इंफीरियोरिटी भी खत्म, सुपीरियोरिटी भी खत्म। क्या जाएगी? समानता। अब सोचो, भगवान आएगा तो समानता स्थापित करेगा या असमानता? जहां समानता है वहीं प्रेम है, जहां प्रेम है वहीं एकता है। और आप सोच के देख लो, जहां समानता होती है, प्रेम होता है, एकता होती है, उनके लिए धरती का कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, कोई भी सफलता संभव है उनके लिए। सो केवल एक ही कॉन्शियसनेस है जो इस पूरी वसुधा को कुटुंब बना सकती है, जिस कॉन्शियसनेस का नाम है सोल कॉन्शियसनेस। और कैसे ये आपके व्यवहार को सुधारती है, आप देखो, चमत्कारिक बात आपको लगेगी ये चीज समझने के बाद। इफेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे होती है, ये आप सब नोट कर लें और इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहली बात, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आई एम, मैं खुद को क्या समझती हूँ। अगर मैं शरीर समझती हूँ तो कहीं मैं माँ बन जाऊं, कहीं पिता बन जाऊं, कहीं बड़ी छोटी, अमीर गरीब, काला गोरा, जाति पाति सब आ जाएगा। और जो भी कुछ आ जाएगा वैसे ही भाव जाग जाएंगे, जैसे कि जज के अंदर जज, पुलिस के अंदर पुलिस वाली बात मैंने आपको बताई। जो कॉन्शियसनेस जागेगी वैसे ही लक्षण आपके मानसिक पटल पर जागृत हो जाएंगे। उससे क्या पैदा होगा फिर आपका? जैसे ही जो सोच बनाई, मैं माँ तो माँ वाला मेंटल लेवल, मैं पिता तो पिता वाला मेंटल लेवल, मैं भाई तो भाई वाला, जो भी मैं खुद को सोचूंगा वैसा ही मेरा मेंटल और इमोशनल स्टेट आ जाएगा। यानी कि वैसी मेरी सोच, वैसी मेरी फीलिंग बन जाएगी, तुरंत, इमीडिएट। तीसरा फर्क क्या पड़ेगा? वैसा ही फिर मेरा एटीट्यूड हो जाएगा, मेरी वृत्ति हो जाएगी, मैं अपने आप को उसी पोजीशन में ले आऊंगा। मैं जज, मैं पुलिस, तो तुरंत एटीट्यूड भी वैसा ही बन जाएगा। अगर एग्रेसिव की जरूरत है तो एग्रेसिव वाला बन जाएगा, अगर कॉपरेशन की जरूरत है तो कॉपरेशन बन जाएगा, समाज सेवा वाला बनना है तो समाज सेवा वाला बन जाएगा, पारिवारिक है तो पारिवारिक बन जाएगा, वैसा ही एटीट्यूड बन जाएगा हमारा। ध्यान सुनेगा, बड़ी प्यारी बात है ये, जिंदगी की बात है ये। इसके बाद फिर वैसा ही आपका विजन बन जाएगा। आप देखो, संसार, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं, आप मुझे वैसा नहीं देख रहे हो जैसा मैं हूं, आप सब मुझे वैसा देख रहे हो जैसे आप खुद अंदर से हो। संसार हमें वैसा नहीं दिखता जैसा संसार है, संसार हमें वैसा दिखता है जैसे हम खुद अंदर से हैं। एक शक वाले व्यक्ति को सब में शक नजर आता है और एक विश्वास वाले को विश्वास। आंखें तो एक ही जैसा देख रही हैं, लेकिन आंखें नहीं देखती हैं, एटीट्यूड देखता है, ये समझेगा। वैसा ही हमारा विजन बन जाता है, हमारी दृष्टि बन जाती है। और जैसे हमारा एटीट्यूड और दृष्टि होती है चीजों को लेकर, फिर हम कर्म भी वैसा ही करते हैं। अगर नफरत की है एटीट्यूड या दृष्टि, तो नफरत का कर्म, प्यार की है तो प्यार का कर्म, नाराजगी की है तो नाराजगी का, और प्यार का है तो प्यार का। और जैसा फिर कर्म होता है वैसा ही संसार हमारे चारों तरफ निर्मित हो जाता है। यही है इंसान का जीवन चक्र, और ये सब कुछ कंट्रोल हो रहा है आपकी कॉन्शियसनेस से, कि आप खुद को क्या समझते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस से। नाउ
रिटर्न फिर से आप IM पे आ जाओगे। अगर आपने अभी भी वही कॉन्शियसनेस रखी तो जिंदगी भर वही संसार रहेगा। अर्थात अगर मैं आगरा जाने वाली रोड पे रहूं तो मैं सारी जिंदगी आगरा ही पहुंचूंगा, मुंबई नहीं पहुंचूंगा। मुझे जहां जाना है मुझे उस रोड पे जाना पड़ेगा। अर्थात क्या बदलना पड़ेगा? पहले कॉन्शियसनेस बदलनी पड़ेगी, अर्थात अपनी वृत्ति, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलेगा तो संसार बदलेगा। उसी के लिए जानकारी दे रहे हैं। अब ये 2 केस स्टडी है जो आप देख सकते हो कि आप अपनी जिंदगी बॉडी कॉन्शियसनेस अर्थात देह अभिमान अर्थात ईगो से जिएंगे तो आपकी जिंदगी कैसी बनेगी, संसार कैसा बनेगा, और अगर आप सोल कॉन्शियसनेस बनकर जीते हो तो आपका संसार कैसा बनेगा। ये 2 सिचुएशन हम दिखा रहे हैं और ये कन्वर्सेशन है एक पिता और पुत्र के बीच का। यह सभी इसको अपने लिए देख सकते हैं, हम एग्जाम्पल एक ही दे सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे प्यारे भाई बहनों। सिचुएशन है एक पिता ये मानता है कि उसका पुत्र उसकी आज्ञाकारी नहीं है, तो पिता को क्या कौन सुना रही है? आई एम द फादर ऑफ दिस रिबेल, मैं एक बगावती बेटे का बाप हूं। ये थॉट चल रहा है उसके अंदर, ये चेतना में चल रहा है। तो सोच के देखिए जैसे ही ये थॉट आएगा उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होने जा रही है, उसका मेंटल और इमोशनल स्टेट में क्या आएगा? एंग्री, क्योंकि बेटा क्या है? बगावती। बाप क्या फील कर रहा है? ये एक बगावती बेटा है। वो उसे आत्मा नहीं देख रहा है, वो उसको ऊर्जा नहीं देख रहा है, वो उसको एक डिफरेंट रोल नहीं देख रहा है, वो उसको देख रहा है मेरा बेटा, मेरा, वो मेरापन, वो अटैचमेंट क्या कर रहा है? एंगर पैदा कर रहा है अंदर में। जिन जिन चीजों में आपका मेरापन है, मेरापन कैसे पता चलेगा? अटैचमेंट कैसे पता चलेगा? जिन चीजों के दूर जाने या नष्ट होने से कष्ट होता हो, इसका मतलब आप अटैचमेंट में है, मेरेपन में है। एंग्री फील करेगा वो पिता, ऐसा पिता। और फिर उसका एटीट्यूड क्या हो जाएगा? पॉस्चर ऑफ अ फादर हु नीड टू बी ओबेड। बोलेगा मैं तेरा बाप हूं, तुझे मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी वरना मेरे घर से बाहर निकल जा, है ना? करते ना ऐसे ही माता पिता। हम हैं इस घर के मालिक, अभी तुम नहीं हो इस घर के मालिक करके। तो एटीट्यूड एक फादर का बन जाएगा और उससे फोर्स करेगा, है ना? इसे बोलते हैं फोर्सली डिसिप्लिन करने की कोशिश करना। एक ऐसा एटीट्यूड बन जाता है जब हम इस कॉन्शियसनेस में होते हैं। फिर विजन कैसा बन जाएगा? सदा उस बच्चे को क्या बोलेगा? ये तो है ही नालायक, हमारे घर में तो नालायक पैदा हो गया है, हमारे घर में तो ये सबसे अवज्ञाकारी बच्चा पैदा हो गया है, कोई बात सुननी नहीं है इस बच्चे को। तो क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि मैं खुद को पिता और उसको बच्चा समझ रहा हूं। एक्शन क्या होगा? अब उसे थ्रेट करेंगे स्ट्रांगली, या तो तुम सुधर जाओ नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। और ये चीज क्या करेगी? ये एक ऐसा संसार बना देगी कि बाप और बच्चे के बीच कभी भी रिश्ता सुंदर नहीं रहता है। और यही आप सबके साथ कहीं ना कहीं हो रहा होता है। चेक कर लीजिए, ये एक संबंध की बात नहीं है, हर संबंध में ये बात है। जिस संबंध में भी आप डोमिनेटर बनने की कोशिश करेंगे और दूसरे को छोटा समझने का प्रयास करेंगे, हम आत्माएं हैं, समान हैं, अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं। मूवी में है, ड्रामा में है, एक्टर हैं, सारे एक्टर बराबर होते हैं, कोई एक्टर छोटा बड़ा नहीं होता है, वो केवल रोल छोटा बड़ा होता है। रिटर्न फिर वही चक्कर चलता रहता है और सारी जिंदगी एक परिवार दुखी अशांत तो ऐसा परिवार बना रहता है। ऐसी कॉन्शियसनेस के कारण से, देह अभिमान के कारण से जब हम व्यवहार करते हैं ये संसार बनता है। डीप में आप खुद घर पे इसकी प्रैक्टिस करके रियलाइज करिएगा, सोचिएगा, नहीं समझ में आता है दोबारा पूछिएगा, हम फिर से आपसे बात करेंगे। अब बात करते हैं, यदि आप खुद को आत्मा समझ लेते हैं तो कितना परिवर्तन आ सकता है आत्मा समझते ही। और आप चेक करिएगा, रियलाइज कीजिएगा सोल कॉन्शियस बिहेवियर क्या होता है। अभी भी पिता है, अभी भी वो बच्चा है और अभी भी वो अवज्ञाकारी है, लेकिन अब पिता कैसे बात करेगा? देखिएगा अब कैसे सुधरता है संबंध। आई एम अ सोल, ही इज ऑल्सो। मैं पिता के रोल में हूं और वो मेरे बेटे के रोल में है। हम दोनों अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पहली सोच आएगी उसको। हम इस सृष्टि रूपी नाटक पर कर्मों के खाते के कारण से एक दूसरे करीब आए हैं। इससे क्या होगा? फिर तुरंत मेंटल और इमोशनल स्टेट में क्या आ जाएगा? आई फील कंपैशनेट, कंपैशन फील करूंगा, मैं उसके प्रति दया का भाव लेके आऊंगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम में है, वो सिचुएशन में। जैसे घर में कोई बच्चा जब बीमार हो जाता है, बुखार आ जाता है, तो माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप उसकी सेवा करते हैं, पट्टियां रखते हैं, खाना पीना देते हैं। ऐसे ही कोई बच्चा अगर कोई गलत काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा कैसा हो चुका है? वो बच्चा बीमार है, मानसिक रूप से, क्रोध से बीमार है, अपनी बुरी आदतों से बीमार है बेचारा। मुझे उसकी सेवा करनी है, कंपैशन फील करना है। जब मैं आत्मा समझूंगा तो मेरे को सबके प्रति दया पैदा हो, क्योंकि आत्मा तो गुणों की बनी हुई है ना। शरीर में विकार आते हैं,
शरीर देखते हैं तो विकार आते हैं, शरीर देखते हैं तो कंपेरिजन आते हैं। आत्मा में कंपेरिजन नहीं आता, आत्मा में विकार नहीं। आत्मा क्या है? 7 गुण 8 शक्तियों की बनी हुई है। आत्मा समझते, जज समझते जज की नॉलेज, पुलिस समझते पुलिस की नॉलेज, डॉक्टर समझते डॉक्टर। आत्मा समझते आत्मा की शक्तियां जाग गई, प्यार, प्रीत, सुख, शांति सब जाग गया। एटीट्यूड कैसा हो जाएगा? पोस्चर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग फादर। अब वो पिता समझने का प्रयास करेगा, बच्चे के स्तर पे खुद को लाएगा। वो बच्चा है, उसमें बचपना है, मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे पास नॉलेज ज्यादा है, पर वो कुछ कर रहा है, वो भी मुझे कुछ सिखा सकता है। उसके पास एक नया तरीका है, हो सकता है उसके पास कोई नया पैटर्न हो सकता है वो कुछ अच्छी बात ही कह रहा हो। कभी कभी बच्चे बहुत अच्छी बात कह जाते हैं, तभी कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो अंडरस्टैंडिंग फादर हो जाएगा, रादर देन कि वो उसके ऊपर केवल गुस्सा करे। और इसका फायदा क्या मिलेगा? देखो बहुत प्यारी बात है ये स्टेटमेंट लिख लो सब। पिता कैसे देखेगा अपने बच्चे को? मुझे भी कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा मेरे बेटे से, कि अगर वो किसी बात से कन्विंस है, वो क्यों मुझे डिसओबे कर रहा है, वो मुझे क्यों अवज्ञा कर रहा है, इसका मतलब वो उस बात से बहुत कन्विंस है जो भी वो करने के लिए जा रहा है। इसका मतलब वो उसको लेकर कुछ फायदा देख रहा है। आप में से कोई भी इंसान मुझे बताओ, जब भी आप जीवन में कोई काम करते हो, क्या आप अपनी बेइज्जती के लिए करते हो? क्या बेइज्जत होने के लिए कोई काम करते हो? क्या नुकसान के लिए कोई काम करते हो? जब भी आपने कोई निर्णय लिया होगा, भले ही वो निर्णय फेल हुआ, पर जब आप ले रहे थे तब आपको लग रहा था इससे बड़ा फायदा होने वाला है। हर इंसान जिंदगी में इज्जत के लिए और फायदों के लिए ही काम करता है। तो आपका बच्चा आपकी भले अवज्ञा कर रहा है, पर उसे उसके दृष्टिकोण में फायदा नजर आ रहा है, तो मुझे पहले उसके दृष्टिकोण को समझना पड़ेगा। तो पिता क्या कहता है? ओ थैंक यू, सिट विद मी, मेरे बच्चे मेरे साथ बैठो। आप ये कर रहे हो तो जरूर इसको करने के पीछे कोई ना कोई बड़ा शक्तिशाली कारण होगा। प्लीज मुझे भी बताओ कि आप इसमें क्या फायदा देख रहे हो जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं भी सीखना चाहता हूँ आपकी विधि को। और जैसे एक पिता अपने बच्चे से बोलेगा, तो अपने बच्चे के अंदर एक अच्छी बात पैदा करेगा कि आपका बच्चा भी टीचर हो सकता है। उसे उसका रिस्पेक्ट बढ़ाया है आपने। अब क्या होगा? अब एक्शन कैसा होगा? उसे फ्रेंडली कन्वर्सेशन के लिए पिता अपने पास बुलाएगा, और बुला करके उसकी बात को भी उतने ही प्यार, उतने सम्मान से सुनेगा कि ये भी आत्मा है, ये भी मेरे बराबर का एक्टर है, इसके पास भी मन बुद्धि संस्कार है। और जैसे ही वो ये करेगा, आप क्या होगा? इसका संसार में फ्रेंडशिप हो जाएगी, बाप बेटे की दोस्ती हो जाएगी। और ये दोस्ती एक ऐसा, वो बेटा अपने आप ही लॉयल उसको नजर आना शुरू हो जाएगा। जब बेटे का पक्ष समझ लेगा और ये बोलेगा कि बेटा मैंने आपकी बात समझी, और फिर उससे पूछेगा, बेटा क्या अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूँ इसी फील्ड के बारे में? हो सकता है मेरा फील्ड आपका और ज्यादा बेनिफिट करा दे। याद रखना, एनर्जी ऑफ करेक्शन सबसे बुरी ऊर्जा होती है। हमें किसी को करेक्ट नहीं करना है, हमें कॉपरेट करना है। आत्मा कॉपरेशन ऊर्जा से बनी हुई है, करेक्शन ऊर्जा से नहीं बनी हुई है। इसीलिए आत्मा को करेक्शन पसंद नहीं आता है, कॉपरेशन पसंद आता है। याद करिए, 7 गुण 8 शक्तियों में करेक्शन ऊर्जा नहीं है, कॉपरेशन ऊर्जा है। तो बच्चों को क्या पसंद आएगा? वाह, मेरे पिता मुझे कॉपरेट कर रहे हैं। सहयोग सबको पसंद आता है, हेल्प सबको पसंद आती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोच के देखो, किस केस में संसार अच्छा बना? पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में? किस केस में लॉयल बनने के चांसेस ज्यादा है? किस केस में आप अपने संसार को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं? ठीक है, सो ये है प्योर सोल कॉन्शियसनेस। अगर आप इस चेतना में रहेंगे तो आप अजर अमर अविनाशी कॉन्शियसनेस में रहेंगे, है ना? आप एक सुंदर कॉन्शियसनेस में रहेंगे, आपकी शक्तियां जागृत रहेंगी, आपकी शक्तियां प्रयोग में आएंगी। और जब ये शक्तियां और गुण प्रयोग में आएंगे तो आपके गुणवान चरित्रवान समाज को बनाने में सबसे बड़े सहयोग होंगे, और ये समाज सुंदर हो जाएगा, ये वसुधा कुटुंब बन जाएगी, और हम सब बहुत प्यारा जीवन जी सकते हैं। आप सबको नहीं लगता कि सारी तनाव खत्म हो जाएंगे आत्मा समझते? किस किस को विश्वास आया आज कि केवल अगर इतना हम प्रैक्टिस कर ले तो हमारे तनाव मिट जाएंगे जिंदगी से? आसान है या मुश्किल लग रहा है? शुरू में मुश्किल लगेगा, जैसे गाड़ी चलाना मुश्किल लगता है, कोई चीज सीखना शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम करते जाते हैं तो सहज लगता है। तो चलिए थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल, सीधा बैठ जाए। भाई जी कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि मेडिटेशन के बाद देंगे? ठीक है, बताइए क्या क्वेश्चन है।
हाँ, तो आज का सेशन तो बहुत ही सुंदर रहा। भाई जी बहुत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ पूरी विषय को स्पष्ट किया। आई होप सभी भाई-बहनों को बहुत अच्छा लगा। तो सभी हैंड रेज़ करके अपना शुक्रिया अदा कीजिए भाई भाई जी को। और भाई जी थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन। हमें भी बहुत-बहुत अच्छा लगा। तो पहला क्वेश्चन ये आया है कि मैं आत्मा हूँ, इस कॉन्शसनेस में हम कैसे रहें? ताकि मुझे फ़ायदा हो? बिल्कुल। देखिए, जैसे आपको ये पक्का हो गया कि जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मैं प्रमोद हूं, बार बार रिपीट करता गया तो मुझे पक्का हो गया मैं प्रमोद हूं। ऐसे ही जब आप इस कॉन्शियसनेस को बार बार रिवाइज करेंगे और रियलाइज करेंगे, है ना, ये रिवीजन से आता है, अभ्यास से आता है। मैंने हर बार आपसे कहा है ये अभ्यास से आएगा। आप खुद को खुद अंतरात्मा से बात करो, क्या मैं ये बॉडी हूं? बार बार खुद से बात करो, क्या मैं अंदर से काम कराने वाली शक्ति आत्मा हूं? ये सेल्फ रियलाइजेशन की बात है। और ये लिख लिख कर जब आप अभ्यास करते हो तो आपको और अच्छे से आप याद आता है। मैं लिख के अभ्यास करता हूँ रोजाना ही। मैं आप सबको एक छोटा सा मेडिटेशन भी बता देता हूँ जिससे आपका ये अभ्यास और बेहतर हो जाएगा। देखिए, जब हम गाय के ऊपर, अगर कोई बोले गाय के ऊपर निबंध लिखो, तो पूरे टाइम आपके दिमाग में कौन रहने वाली है? गाय। मैं बोलूं माँ पे निबंध लिखो, तो पूरे टाइम मन में कौन रहने वाली है? माँ। ध्यान भटकेगा बिल्कुल भी? एक मिनट भी नहीं भटकेगा। देखो, मैं अभी आप सबको एक एक एक्सरसाइज कराता हूँ। ये बहन के सवाल बहुत प्यारा सवाल है ये, और ये अभी आपको समझ आ जाएगा। ये व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है? एवरीबडी सी व्हाइट बोर्ड? अब देखना, मैं यहाँ पे कुछ करूंगा, आपको ध्यान से देखना, सभी को बोर्ड पे ध्यान से देखना है। मैं कितनी लाइनें गोल करूंगा, आपको वो लाइन गिनती करके बतानी है। देखना कि कौन कौन मुझे बता पाता है। कितनी लाइनें गोल होत रही हैं वो आपको फाइनल में बताना है मुझे। बहुत ध्यान से देखना। पूरी एकाग्रता से देखना पड़ेगा आपको, तभी दिखाई देगा। टोटल कितने सर्कल्स हैं यहाँ पे? कितनी लाइनें खींची हैं? सब। अब इसका पीछे चिंता मत करो, मैं लाइनें नहीं पूछ रहा हूं आपको। दैट्स फैंटास्टिक। कोई 20, कोई 11, कोई 12, ठीक है। बस मुझे इतना जवाब दीजिए, जब मैं लाइनें खींच रहा था किस किस का ध्यान कहीं और गया लाइनों के अलावा? ईमानदारी से बताना, आप में से किसी एक का भी ध्यान इन लाइनों के अलावा कहीं और गया? किसी ने अपने अड़ोस में, पड़ोस में, ऊपर नीचे कुछ और देखा लाइनों के अलावा? नहीं देखा ना? इसका मतलब साफ है, हमारी एकाग्रता 100% है। एकाग्रता में प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई लाइन ही नहीं है, हमारे पास कोई एम ही नहीं है। जब हमें कोई केंद्र बिंदु कर देता है और पूछने के लिए हमें एक चैनलाइज कर देता है, तो तुरंत हमारे अंदर वो चीज जागृत हो जाती है। हाँ कि ना? बताओ, किस किस को कुछ और दिखाई दिया इन लाइनों के अलावा? कोई एक भी इंसान मुझे हाथ उठा के बताओ। नहीं दिखाई दिया होगा जितने भी यहाँ पर। इट मीन्स अगर जिंदगी पटरी पर नहीं है तो मेरे पास कोई पटरी नहीं है। तो ऐसे ही मेरी प्यारी बहन जिसने भी पूछा है कि आत्मा कैसे समझे, तो मैं हूं ही आत्मा, पर मुझे याद दिलाना पड़ेगा अपने को बार बार कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मैं इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली। खुद चेक करके देखो, ये दिल तब तक धड़क रहा है जब तक कि मैं बैठी हूं। ये रियलाइज कराना पड़ेगा, लिख लिख कर करना पड़ेगा। एंड यू विल फील, कुछ दिनों के बाद ये नेचुरल हो जाएगा। जैसे गाड़ी चलाना नेचुरल हो गया, जैसे लिखना, पहले हमसे ए भी नहीं बनता था। हमारी माँ ने हाथ पकड़ पकड़ के कितनी बार ए बनवाया होगा। हमसे जूते का फीता बांधना नहीं आता था, हम दोनों फीते आपस में ही बांध देते थे, पर बांधते बांधते आ गया। पहले चम्मच मुंह की वजह नाक में भी जा सकती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुंह में भी जानी शुरू हो गई। हर काम प्रैक्टिस। तो जैसे शरीर समझने की आदत पड़ गई देखते देखते, एक दिन धीरे धीरे आत्मा आत्मा आत्मा, रियल में मैं हूं ही आत्मा। और जब मैं उसका अभ्यास करूंगी, वैसा ही बन के खाना खाऊंगी, वैसे ही बन के जीवन जीऊंगी, तो मेरा जीवन से सब दुख और अशांति खत्म हो जाएगी। कल मैं इसके ऊपर एक और बहुत अच्छी चीज आपको कराऊंगा।
प्रैक्टिस करेंगे। यस बहन, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जी, आपने कहा पवित्र संस्कार के बारे में, हाँ। तो पवित्र संस्कार का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? क्या है? यस, क्लैरिटी एंड क्लीनलीनेस। क्लैरिटी एंड क्लीननेस। और मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूं। बी इनोसेंट, ज्यादा समझदार ज्यादा दुखी। बच्चे को भगवान का रूप कहते हैं, कहते हैं या नहीं कहते? बच्चा भगवान का, बच्चे कहते हैं बच्चा तो महात्माओं से भी ऊपर होता है, क्योंकि उसे विकारों की अविद्या होती है। सो बी इनोसेंट। जितना आप इनोसेंट रहेंगे, पूरी दुनिया आपको प्यार करेगी। आप देखो, एक बच्चा होता है छोटा सा, अगर वो रोड पे खेल रहा और क्यूट सा हो, कोई उससे उसकी जाति धर्म नहीं पूछता है, कोई नहीं देखता किसका है। सब उसे प्यार से चाहे चुटकी दिखा देंगे, चाहे उसके गाल को छू लेंगे, चाहे उसे किस कर लेंगे, चाहे उसे गले लगा लेंगे, कुछ भी करेंगे, है कि नहीं? सो प्योरिटी मतलब समझ लीजिए बी इनोसेंट। जितने आप इनोसेंट रहोगे उतने ज्यादा आप लर्नेड रहोगे। सो क्लैरिटी, क्लीनलीनेस एंड इनोसेंसी इज इक्वल टू प्योरिटी। जी भाई जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बहन। डिसाइड करने की शक्ति को कैसे पावरफुल बनाए? आवाज नहीं आई, क्लियर दोबारा से बोलिए प्लीज। डिसाइड करने की शक्ति को कैसे पावरफुल बनाए? ओके, देखिए दुनिया में कोई भी, पहली बात तो शक्तियों को पहले हम समझे कि शक्ति बनती कैसे है। आप ऐसे सोचिए कि जैसे मान लिया मैं फिजिक्स का टीचर था, तो फिजिक्स मेरी शक्ति कैसे बना? बार बार फिजिक्स करने से। मैथ किसी शक्ति कैसे बना? बार बार करने से। खाना बनाना आपकी ताकत कैसे बना? बार बार खाना बनाने से। कार चलाना आपकी स्किल कैसे बना? शक्ति का मतलब ही है स्किल्ड होना उस प्रॉपर चीज का, वो नेचर हो जाना आपकी लाइफ के अंदर। ऐसी डिसीजंस, रतन टाटा जी से किसी ने पूछा कि आपने इतने सारे अच्छे डिसीजंस कैसे लिए, और ध्यान से सुनिएगा आप। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई अच्छा डिसीजन नहीं लिया, मैंने बस डिसीजन लिया और उस पर अपना सब कुछ जितना समझती वो झोंक दिया, और फिर मैंने उसे अच्छा बनाने की मेहनत की। कहने का मतलब क्या है? आप सिर्फ निर्णय लीजिए। जब आप इनोसेंट होंगे, क्लैरिटी बढ़ेगी, क्लीननेस बढ़ेगी, दिमाग पर आप लोड नहीं रखेंगे, सोल की कॉन्शियसनेस में आप रहेंगे जितना ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली आपकी परखने की और निर्णय करने की शक्ति जो है वो बढ़ती चली जाएगी। माना शुरू में आप कुछ ऐसे निर्णय भी लोगे जो निर्णय अच्छे नहीं होंगे, जिनमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गिरना भी पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे निर्णय लेते लेते क्या होगा? मेडिटेशन के अभ्यास से, जैसे पहले आपके 100 निर्णय में से केवल 2 या 4 निर्णय ठीक साबित होते थे, धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा? 100 में से 10 ठीक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्लैरिटी और क्लीनलीनेस और पावर्स जागृत हो रही हैं अब पूरी। फिर उसके बाद में 20 ठीक होने शुरू हो जाएंगे, फिर 30 ठीक होने शुरू हो जाएंगे, एंड स्लोली आप सही निर्णय लेने के चैंपियन हो जाएंगे। और सही निर्णय लेने का आधार बता देता हूं बस मैं आपको, कि मैं कैसे सही निर्णय लेता हूं। कोई भी चीज का निर्णय सही तरीके से लेने के लिए, जिस सब्जेक्ट पे आप निर्णय लेने जा रहे हो, पहले वो सब्जेक्ट को लिख लीजिए। बेस्ट, बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं, एकदम साइकोलॉजिकल हर लेवल पे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए जिस सब्जेक्ट पर आप निर्णय लेना चाहते हैं। फिर अपने आप से एक पहला सवाल पूछिए, मुझे उस सब्जेक्ट की कितनी समझ है? पहली बात, यदि मुझे उस सब्जेक्ट की समझ नहीं है तो फिर मैं उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी निर्णय लूंगी वो गलत ही होगा। उसके चांसेस 99% गलत होने के हैं, क्योंकि वो तुक्के में लिया जा रहा है। लेकिन यदि मैंने क्या किया, मैंने पूछ लिया अपने से कि मुझे नॉलेज नहीं है, तो फिर मुझे पूछना है कि उस फील्ड का सक्सेसफुल पर्सनैलिटी कौन है जो सही निर्णय लेने में मेरी मदद कर सकता है। इसीलिए कंसल्टेंट्स होते हैं उस चीज के लिए। मान लिया मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं खुद ही निर्णय लूं, नहीं गैस का दर्द होगा, ऐसे नहीं होता है। सेम वो गलत निर्णय हो जाएगा, और गलत निर्णय आपको गलत रिजल्ट की ओर लेकर के चला जाएगा। तो पहला ये पूछना है कि मुझे नॉलेज कितनी है। दूसरी बात मुझे पूछना है वो सब्जेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट कितना है, उसका महत्व कितना है मेरी जिंदगी में। तीसरी बात पूछनी है उसके बेनिफिट्स कितने हैं, उसके लॉसेस कितने हैं। अगर वो काम हो गया तो उससे मुझे क्या क्या फायदे मिलेंगे,
और अगर वो नहीं हो पाया तो कितने नुकसान होंगे। और फाइनल चीज जो आपको सबसे ज्यादा पूछनी है, उसमें कितनी चुनौतियां आएंगी, क्या क्या चुनौतियां पॉसिबल हैं। या तो मैं खुद उनको रियलाइज करने में सक्षम हूं, अगर मेरे पास नॉलेज होगी तो मैं खुद ही सक्षम होऊंगा चुनौती समझने में। यदि मैं सक्षम नहीं हूं तो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से मुझे राय लेना चाहिए, चाहे उसके लिए मेरा कुछ खर्चा भी होता हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, कभी कभी हम पास के फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान कर लेते हैं। अर्थात हमें लगता है अरे क्यों किसी को देने, अपने आप ही ट्राई मार लो, अपने आप ही ऐसा कर लो, और उस चक्कर में होता क्या है, कम बचाने के चक्कर में बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। हमेशा जीवन में निर्णय इसलिए गलत होते हैं क्योंकि हम लोभ के चक्कर में, पास के फायदे के चक्कर में दूर के नुकसान का कैलकुलेट नहीं करते। जो व्यक्ति रिस्क कैलकुलेट करता है, जो व्यक्ति उसके फायदे नुकसान कैलकुलेट करता है, जो अपनी सब क्षमताओं को कैलकुलेट करता है, वो कभी गलत निर्णय पर नहीं जाता है। आप कभी देखिए, सो निर्णय लेना एक ऑर्गेनाइज्ड प्रक्रिया है जो आप धीरे धीरे हमारे इस राजयोग के अभ्यास दौरान सीखेंगे। मैं एक ही समय पे सब कुछ तो शायद नहीं बता पाऊंगा, बट स्लोली स्लोली यू विल लर्न। आई थिंक जो मैंने अभी बताया है ये बहुत प्रैक्टिकल है, आप करके देखिएगा। मैं तो अपने निर्णय ऐसे ही लेता हूं, और बहुत कम समय ऐसा होता है कि मुझे किसी निर्णय के लिए पछताना पड़ता हो। मुझे पता होता है कि इस निर्णय को मैं करने में कितना सक्षम हूं, मेरी कैपेसिटी, मेरी कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है भाई जी, लास्ट एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, लास्ट ले सकते हैं? आप बताएं, अगर ले सकते तो लेंगे। जी जी, बताइए बताइए। अच्छा, तो एक भाई का प्रश्न आया है कि उन्हें किसी एक व्यक्ति से बहुत नफरत है, मतलब उस व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो नफरत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आ जाता है नफरत। तो इस नफरत को कैसे वो प्यार में बदल सकता है? तो ऐसे कौन से बहुत बढ़िया सवाल है, और बस इसका आंसर भी प्यारे बाबा मुझसे बहुत अच्छा दिलवाने वाले हैं, परमात्मा की कृपा है। आप ये मत समझिए मैं बहुत विद्वान हूँ, अगर ये नॉलेज मुझे नहीं होती, राजयोगा नहीं होता, परमात्मा का साथ नहीं होता, तो मैं जीरो हूँ। ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे परमपिता परमात्मा के साथ के द्वारा मिले अनुभवों की वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो बहुत प्यारा अनुभव बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैं काउंसलिंग करता हूँ, तो साइकोलॉजी के अंदर एक लेडी थी, बहुत ध्यान सुनना सभी, आपकी नफरतें मिट जाएंगी, आज ही मिट जाएंगी सबकी नफरतें, किससे भी क्यों ना हो। एक पति पत्नी थे जो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए, और जाकर के उन्होंने वहां पर अपनी काउंसलिंग की। और काउंसलिंग में क्या था, दोनों एक दूसरे की बस बुराइयां ही करते थे, एक दूसरे से नफरत सी रखते हो एक दूसरे के प्रति, आपस में चिड़चिड़ाते रहते थे, तलाक तक बात आ रही थी उनकी, क्योंकि तलाक तक बात तभी पहुंचती है जब आप एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव ले आए। हाँ कि ना, ये तो मानते हैं ना सब, तभी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, घृणा भाव आ जाते हैं। तो उसने काउंसलर ने एक बात कहा कि अच्छा एक काम करो, आप दोनों लोग ना मिलकर के एक दूसरे की क्या क्या कमियां आपको दिखती हैं, वो कमियां एक पेपर दे दिया दोनों को, इस पेपर पे वो कमियां लिख दो। दोनों ने भैया कमियों से पेपर लाल कर दिया, एक दूसरे की कमियां लिख ली। फिर डॉक्टर ने कहा अच्छा आप एक दूसरे की ना कुछ अच्छाइयां भी लिखो। अच्छाई के नाम पे वो सोचने पड़ रहा था उनको, पर फिर भी मरे मन से उन्होंने एक दो अच्छाइयां लिख दी उसके अंदर। ठीक है ना, पर उन्होंने काउंसलिंग किया, काउंसलिंग के बाद रिश्ता थोड़ा बेहतर सा हो गया उनका, उनको बताया कि क्या चीज देखो, इनमें अच्छाइयां देखने का प्रयास करो। काउंसलिंग वो लंबा कहानी है, मैं वो सब डिस्कस नहीं करूंगा, पर मैं एंड रिजल्ट की ओर बढ़ूंगा आपके साथ। थोड़ा रिश्ता बेहतर हो गया, और लगभग 1-2 साल उनका रिश्ता अच्छे से चला। लगभग 1-2 साल के बाद में ही उस लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई। लेडी को ज्यादा प्रॉब्लम थी, जबकि उस केस के अंदर जैसी डेथ हुई हस्बैंड की, वो डिप्रेशन में चली गई। ये रियल स्टोरी है, मैं आपको उनके पात्रों के नाम नहीं बता सकता, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, वो चीजें नहीं हम वो कर सकते, लेकिन ये रियल लाइफ स्टोरी है, कोई कहानी में किताब की नहीं सुना रहा हूं आपको। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो डिप्रेशन चली गई, सीवियर डिप्रेशन में। उनके परिवार वाले उस लेडी को फिर से उन्हीं डॉक्टर के पास लेके गए जिस साइकोलॉजिस्ट के पास पहले लेके गए, और उनसे कहा, बातचीत होते तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या हुआ, बोले नहीं मैं बहुत मिस कर रही हूँ और बहुत ये है वो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, फिर से उनको पेपर दे दिया और कहा कि आप अपने पति के बारे में, है ना, क्या क्या मिस कर रही हो, उनकी क्या क्या अच्छाइयां आप मिस कर रही हो, सारी अच्छाइयां लिख। उस लेडी ने लिखना स्टार्ट कर दिया, पूरा पेपर अच्छाइयों से भर दिया। 2 साल पहले पूरा पेपर बुराइयों से भरा था, आज वो पेपर सारा अच्छाइयों से भरा हुआ था। फिर उन्होंने दूसरा पेपर दिया कि इस पे उनकी बुराइयां लिखो, क्या क्या कमियां थी।
एक भी बुराई नहीं लिखी उस लेडी ने। मैसेज ये था उस स्टोरी का, किसी की अच्छाइयां देखने के लिए उसके मरने का इंतजार मत करो। घृणा पैदा होने का सबसे बड़ा कारण है किसी की बुराइयां देखना। जिंदगी में बस आप उन लोगों को ये सोचना जिनसे भी आपको नफरत होती हो, घृणा होती हो, आप एक बार सोचना यदि वे आपकी जिंदगी से चले गए तो क्या आपकी जिंदगी में कुछ खालीपन होगा? तो घृणा करके वो आज भी खालीपन क्यों रख रहे हो? किसी के गुण बताने के लिए, किसी की अच्छाइयां बताने के लिए, महसूस करने के लिए क्या उसके मरने का इंतजार करना जरूरी है? आई डोंट थिंक सो। दुनिया में सबके गुण देखो, प्यार से जीवन भर जाएगा, घृणा अपने आप मिट जाएगी। घृणा खुद के दिल का बोझ। समझ आया बात? क्लियर हुआ आंसर? जी, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के साथ आपने समझाया। थैंक यू सो मच। हमें लगता है कि सभी को ये बात समझ में आया होगा। तो आप अभी मेडिटेशन चलिए 5 मिनट हम मेडिटेशन कर लेते हैं और फील करते हैं आज अपने सत्य स्वरूप को। बहुत ही प्यार से महसूस करें, अपने आप में आ जाए, सीधा बैठे पहले सब, बिल्कुल हलचल में ना आए। कोई आपस में अगर दो लोग बैठे तो बात भी रखें, सीधा बैठे और वीडियो खोल के बैठे ताकि पता चल सके। एकाग्र हो जाए और धीरे धीरे अपने आप से बातें करें। आप कुछ नहीं करना है, आज खुद को फील करते हुए बातें करें। मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं। ध्यान से देखें। सबसे पहले अपने कमरे को ध्यान से देखें। आप सब खुली आंखों से देखें। आज मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल मेडिटेशन आपको कराऊंगा। अपने कमरे की हर चीज को देखें आप एक बार, जहां भी आप बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें प्रकृति से बनी हैं, ये आप नहीं हैं। और जब ये मिटेंगी तो एक कण बन जाएंगी, एक पॉइंट बन जाएंगी। अब आप अपने उस स्थान को देखें, वो चेयर, वो जगह जहां आप बैठे हैं, फील करें। बहुत ही कॉन्शियस मेडिटेशन करें आप। वो जगह भी नहीं रहेगी, वो भी एक दिन मिट जाएगी। वो भी प्रकृति की बनी हुई है। अब आप अपने शरीर के एक एक हिस्से को देखना शुरू करें नीचे से। पहले अपने पैरों पे ध्यान ले जाएं। ये पैर अपने आप नहीं चल सकते हैं, इन्हें कोई डायरेक्ट कर रहा है। पैर मेरे हैं, मैं पैर नहीं हूं। ये धड़ मेरा है, पेट मेरा है, चेस्ट मेरा है। ये हाथ मेरे हैं, मैं हाथ नहीं हूं। गर्दन मेरी है, मैं गर्दन नहीं हूं। ये चेहरा मेरा है, मैं चेहरा नहीं हूं। मैं तो पवित्र मणि हूं, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अभी जहां भी आप बैठे हैं एक पल खड़े हो जाए। वहां पर जहां भी आप बैठे हैं प्लीज खड़े हो जाए, जो वीडियो जो मुझे दिख रहे हैं। और अपने स्थान को देखें जिस पर आप बैठे थे। मुड़ के देखें उस स्थान को और देखें वो स्थान आपके शरीर से अलग है। वो स्थान शरीर से अलग है और उस स्थान से आपका कमरा अलग है। ये रियलाइज करना है खुद को, ये अलग अलग है सारे। आप फिर से बैठ जाएं। आपने देखा, ताकि आप उसको समझ पाए बिल्कुल तर्क संगत आधार से। कमरा अलग है, वो चेयर अलग है, आपका शरीर अलग है। ऐसे ही इस शरीर के भ्रुकुटी में, यहाँ मस्तक के बीचों बीच बैठी मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। अपना अंतिम समय सोचें। ये शरीर एक दिन मृत हो जाएगा। जैसे ही मैं आत्मा इससे बाहर निकल जाऊंगी, जैसे मैं इस कमरे को छोड़ के बाहर निकलूंगी तो कमरे में मैं नहीं होंगी।
सीट से मैं उठ गई तो सीट पर मैं नहीं थी। ऐसे ही इस शरीर में बैठी मैं शक्ति आत्मा। अब पूरी तरह एकाग्र हो जाएं अपने मस्तक पे। कोई हलचल नहीं, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और फील करें मैं यहाँ मस्तक के बीच जैसे कि कोई गुफा हो, उसके अंदर में चमकती हुई मणि जैसे कि सीप का मोती हो बैठी हूं। और मुझसे पवित्र शक्तियां निकल रही हैं। जो मेरी पूरे के पूरी देह में जा रही है, मेरी पूरी बॉडी में फैल रही है। मेरा ब्रेन, मेरा चेहरा, गर्दन, सब जगह वो लाइट फैल रही है। अपने पूरे शरीर को एक लाइट के रूप में देखें। और देखें इससे मन शांत है, बुद्धि शक्तिशाली है। अंदर में किसी की कोई बुराई या व्याप्त नहीं है, एकदम क्लीन हो गया है मेरे अंदर। सब कुछ क्षमा कर दो आज। किसी का कोई दोष नहीं है, सब यहाँ एक्टर हैं, अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे मेरी एक्टिंग करनी है, मैं हीरो हूं अपनी मूवी का। मुझे सबको सुख देना है, बस जो देंगे वही मिलेगा। महसूस करो हमसे सबको सुख मिल रहा है, हमसे सबको सुख मिल रहा है, हमसे प्यार मिल रहा है सबको। पूरे संसार के चेहरे पर खुशी देखो, अपने परिवार वालों के चेहरे पर, समाज देखो, सब मुस्कुरा रहे हैं, सब खुश है इस दुनिया में। सब मेरे अपने भाई हैं। जैसे मैं आत्मा हूं मस्तक के बीच, ऐसे हर कोई आत्मा है मस्तक के बीच। ये शरीर मेरी वजह से चल रहा है। गहराई से सोच लो, अगर मैं ये शरीर छोड़ दूं अभी तो डेथ हो जाएगी, लोग इस शरीर को तो जला देंगे, इस चेहरे की चमक भी चली जाएगी, इसकी खूबसूरती चली जाएगी, साधनों से मेरा संबंध ही कट जाएगा। मेरे साथ 3 बार ओम की ध्वनि बोलेंगे सब प्यार से। ओम। शांति। आप घर में 7 गुणों का लगातार अभ्यास करेंगे। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ और मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। जैसा हम खुद को सोचते हैं वैसा ही बन जाते। एक पहलवान खुद को पहलवान, वैसे जब मैं ज्ञान सोचूंगा तो मेरा ज्ञान जाग जाएगा। और जब ये बार बार कहते जाओगे आप, तो धीरे धीरे आपके सारे गुण जागृत हो जाएंगे एंड यू फील ग्रेट।
ठीक है, अच्छा रहा सबका अनुभव। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू सो मच।